गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे और आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। बच्चों, आपका आज 20 जून को FST नंबर 4 है और बच्चों आप भी जानते हो तैयारी करनी चाहिए चाहे कोई भी परिस्थितियां हों, क्योंकि भाई आपका अंततः काम यही करेगा जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा, नंबर ज़्यादा आएगा और आप अपने सीट को पक्का कर ले जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, कोई भी परिस्थितियां हो पढ़ाई मत छोड़िए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए FST 4 का डिस्कशन करते हैं। हमारा यूट्यूब पे न्यूलैड के यूट्यूब चैनल का मिशन है कि 2025 के लिए पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। बच्चों, जैसा कि हर FST से पहले हम आपको बताते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा टेस्ट नंबर 4 20 जून 2024 NCERT के यूनिट 1 से 9 क्वेश्चन, 2 से 13, 3 से 11 और 4 से 8 और 5 से 13 क्वेश्चन। NCERT के 2 के यूनिट 6 से 8 क्वेश्चन, 7 से 16, 8 से 5 क्वेश्चन, 9 से 8 क्वेश्चन, 10 से 9 क्वेश्चन। तो टोटल बेटा 54 क्वेश्चन 1 NCERT से और 46 क्वेश्चन सेकेंड NCERT से पूछे गए हैं। विच एनिमल में बी प्लेस्ड एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो बेटा अगर हम देखें तो ट्रॉफिक लेवल में एक लेवल होगा T1, सबसे बेस पे होगा, जहां पे आप पाया जाएगा प्रोड्यूसर। सर प्रोड्यूसर के बाद आपका जो लेवल आता है जो T2 लेवल है, वहां पे प्रोड्यूसर को खाने वाला कंज्यूमर आएगा। और सर कंज्यूमर आप जानते हो पहला कंज्यूमर जो होता है वो हर्बीवोर होता है। इसके बाद आएगा बेटा दूसरे लेवल का कंज्यूमर जो T3 लेवल पे आएगा, जो कि कार्निवोर होता है। तो अगर हम देखें कि T3 लेवल पे कार्निवोर आएगा जो हर्बीवोर को खाए। बात करते हैं बर्ड्स। बर्ड ने खाया इंसेक्टिवोर, इंसेक्ट को, और इंसेक्ट क्या था बेटा आपका ग्रास को खाया। तो ग्रास हो गया T1, इंसेक्ट हो गया T2, बर्ड हो गया T3। मछलियों ने जू प्लैंकटन को खाया और जू प्लैंकटन ने ग्रास या फाइटो प्लैंकटन को खाया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया बेटा कि ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। वोल्फ ने मान लो रैबिट को खाया और रैबिट ने ग्रास को खाया। तो ग्रास हो गया T1, रैबिट हो गया T2, वोल्फ हो गया T3। तो सारे T3 लेवल पे आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और जो बन सकता है कि अगर ट्रॉफिक लेवल पूछा जाए और सर जैसे दिया हो, जैसे प्रोड्यूसर हमेशा T1 पे होता है, कंज्यूमर की शुरुआत T2 से होती है। तो अगर कंज्यूमर का लेवल दिया हो तो उसमें +1 जोड़ देना, तो किसका लेवल आ जाएगा? ट्रॉफिक लेवल। जैसे मैंने बोला प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर है और ट्रॉफिक लेवल क्या है? T2। तो प्राइमरी में 1 जोड़ दिया तो ट्रॉफिक लेवल 2 आ गया। अगर बेटा कार्निवोर का लेवल दिया हो और ट्रॉफिक लेवल पूछा हो तो +2 जोड़ के ट्रॉफिक लेवल आ जाएगा, क्योंकि कार्निवोर तीसरे नंबर पे आया था। अगर मैंने बोला प्राइमरी कार्निवोर तो 2 जोड़ दोगे तो T3 लेवल पे आ जाएगा। तो बेटा कंज्यूमर और ट्रॉफिक लेवल का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कार्निवोर में। तो कार्निवोर और ट्रॉफिक लेवल में 2 का डिफरेंस होता है, कंज्यूमर और ट्रॉफिक लेवल में बेटा 1 का डिफरेंस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, फाउंड दैट हु फाउंड दैट प्लांट्स विद मोर स्पीसीज शोड ईयर टू ईयर लेस वेरिएशन। तो सर ये आपका डेविड टिलमैन थे, आउटडोर प्लांट पे स्टडी किया था और यहाँ पे हर कुछ ज़्यादा था। हाई क्या था? प्रोडक्टिविटी था। हाई क्या था? रेजिस्टेंस था। हाई क्या था? रेजिलियंट पावर था। लेकिन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन लेस था। ठीक है ना बच्चों, याद कर लेना। रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्षमता, रोकने की पावर को बोलते हैं, जबकि रेजिलियंट अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो रिकवरी पावर, कितना जल्दी रिकवर करते हैं, उसको बोलते हैं। पॉल एयरलिच ने, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट है बेटा, रिवेट पॉपर हापर थीसिस दिया था। एयरप्लेन को माना था आपका इकोसिस्टम, और रिवेट्स जो अंदर वाले थे उसको माना था स्पीसीज, और रिवेट्स ऑन विंग्स को माना था बेटा की स्पीसीज। सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने टर्म पॉपुलराइज किया था बायोडाइवर्सिटी का। कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट बार्निकल पे किया गया था, बैलेनस एंड कैथोमुलस। According to by Rivet Popper hypothesis, loss of which rivet is obviously a more serious threat to flight safety। तो जायज़ बात है, रिवेट ऑन विंग्स जो कि की स्पीसीज है, अगर इसको हटा दिया जाएगा
तो पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 103 का पहला। इन विच जेनेटिकल डिजीज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम आर नॉट चेंज्ड। तो बेटा नंबर जो चेंज होता है उसमें दो कैटेगरी आती है, एक आती है बेटा पॉलीप्लॉइडी और एक आता है बेटा आपका एनयूप्लॉइडी। सर जो पॉलीप्लॉइडी होती है उसमें मल्टीपल ऑफ एन, एन 2n 3n ऐसे बढ़ेगा, जबकि एन्यूप्लॉइडी में 2n में या तो एक बढ़ जाए या तो एक घट जाए या तो दो बढ़ जाए या तो दो घट जाए, ऐसा होगा तो एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। यहाँ पे नंबर चेंज होता है। लेकिन जो जेनेटिकल डिसऑर्डर जीन लेवल पे होते हैं, मेंडेलियन कैटेगरी पे सिंगल जीन म्यूटेशन होते हैं, वहाँ पे क्रोमोजोम नंबर पे प्रभाव नहीं पड़ता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑटोसोमल रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, फिनाइलकीटोनुरिया, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये बेटा सिंगल जीन मेंडेलियन डिसऑर्डर है, इसमें क्रोमोजोम नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे कि बोला जाए ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम, डाउन सिंड्रोम इसमें 47 क्रोमोजोम हो जाएंगे, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम 6 क्रोमोजोम में आपका XXY हो जाएगा, 47 क्रोमोजोम हो जाएंगे, टर्नर में मोनोसोमी होता है 45 क्रोमोजोम हो जाएंगे, वहाँ पे नंबर चेंज होगा, यहाँ पे नंबर चेंज नहीं होगा। अगर बात करें सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द HBS पेप्टाइड, तो बेटा HBS में आपको छठे पोजीशन पे ग्लूटामिक की जगह वैलिन मिलता है, तो समझ जाइएगा HBS है। लेकिन सर ने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है भाई, यहाँ पे बीच बीच का पूछा है, तो एक फार्मूला याद कर लीजिए VHLTPGG, और ये नॉर्मल बेटा HBA पेप्टाइड का है, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड। और अगर HBS होगा तो छठे पे वैलिन आ जाएगा, तो C क्या हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, ये बेटा VHLT, ये हो जाएगा थ्रियोनिन, VH, H क्या हो जाएगा हिस्टिडीन। तो सर यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है क्योंकि क्या पूछा है इनकरेक्ट, तो याद कर लेना VHLTPGG। सेलेक्ट द करंट मैच मीनोपाज, बेटा मीनोपाज आपका कहते हैं स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 या अराउंड 50 ईयर्स में होता है। A1 एक ही मैचिंग से देखिए आंसर निकल आया, आंसर हो गया सेकंड। वंस मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन की होती है, फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। FSH, LH और एस्ट्रोजन जब आपका ओवल्यूशन होने वाला होता है तो पीक पे हो जाता है। 12 से सेंटीमीटर लॉन्ग किडनी की भी लेंथ होती है, याद कर लीजिएगा, लेंथ ऑफ किडनी इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 से 7 मीटर विड्थ होगा, 2 से 3 मीटर थिकनेस होती है किडनी की, याद कर लीजिएगा। तो सामने सामने मैचिंग था, 106 का हो गया बेटा आंसर आपका सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन आता है सेलेक्ट द करंट मैच म्यूटेशन। तो म्यूटेशन थ्योरी दिया था ह्यूगो डिब्रिज ने, कहा था रैंडम और डायरेक्शनल लेस होता है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन साल्टेसन टर्म दिया था ह्यूगो डिब्रिज ने, आर्नो थेरा लेमरकियानिया में काम किया था। नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट A2 की कॉन्सेप्ट है डार्विनियन थ्योरी के। बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को बताया है और 20 बिलियन ईयर एगो को बताता है बेटा। सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट या बोलते हैं स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस का इस्तेमाल किया था, स्टैनले मिलियर था, 1953 था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। अमोनिया लिया, मीथेन लिया और हाइड्रोजन लिया और वाटर वेपर लिया। तो बेटा A2 तो खाली एक ही ऑप्शन में था, आंसर हो जाएगा 107 का 4, एक ही मैचिंग से निकल आएगा, प्रो मेथड से लगाया करिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, कार्बन नंबर को मैच कराया गया है जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल है उसके कार्बन से। तो भैया सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन होता है, अल्फा में 5 कार्बन होता है, फिमेरिक में 4 होता है, पायरुविक में 3 कार्बन होता है। तो भैया देखिए सिट्रिक के सामने अच्छा मैच कराना है, तो D हो गया 1, D1 2 ऑप्शन में है, A हो गया 4, A4 एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर हो जाएगा पहला। एक मैचिंग से निकल आता है, पायरुविक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये होते बेटा आपके 3 कार्बन के। फिमेरिक एसिड हो गया, सक्सिनिल कोएंजाइम ए हो गया, सक्सिनिक एसिड हो गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो गया, ये 4 कार्बन के होते हैं। सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रेट, सिस एकोनिटिक एसिड एंड ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ये 6 कार्बन के होते हैं। तो मैचिंग तो आपका निकल आया 108 का पहला। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बेटा आपका खाली कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का। सेलेक्ट द करंट में थैलमस, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक। तो भाई थैलमस आपका सोलन एंड ऑफ पेडिसल होता है जिसपे फ्लोरल अपेंडेज, कैलिस का सेपल, करोला का पेटल, एंड्रोसियम का स्टेमन, गाइनीसियम का पिस्टिल लगा होता है।
तो थैलेमस का दूसरा नाम रिसेप्टिकल बोला जा सकता है बेटा। एक्टिनोमार्फिक है, रेडियल सिमेट्री होती है, ऐसी पाई जाती है। जाइगोमार्फिक परसेंटेज वाइज बायलैटरल, एसिमेट्रिकल हो जाएगा इर्रेगुलर जैसे कि कैना। रेडियल में आ जाएगा मस्टर्ड, चिली, दतूरा, और बायलैटरल में आ जाएगा पी, बीन, गुलमोहर, कैसिया। ज़्यादातर सिमेट्री कैसी पाई जाती है बेटा? रेडियल। तो A1 B3, तो B3 तो देखो खाली एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर अपने आप क्या हो गया 109 का 4। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट द करेक्ट मैच 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट साइक्लोस्टोमेटा में पाया जाता है। साइक्लोस्टोमेटा में माउथ सर्कुलर टाइप होता है, बॉडी पे स्केल नहीं पाया जाएगा, फिन्स पेयर्ड नहीं होते, अनपेयर्ड होते हैं, और माउथ में जॉ नहीं पाया जाएगा। तो ये हो गया साइक्लोस्टोमेटा। पेट्रोमाइजन लैम्प्रे, हैगफिश, मिक्साइन। रोहू, क्लैबियो, ये बेटा बोनी फिश होता है। इक्वस हार्स है, मैमेलिया ग्रुप का हो जाएगा। 2 आर्ट्रिया, 1 वेंट्रिकल, ये पाया जाता है फिशेस और मोस्ट रेप्टाइल, सॉरी एम्फीबिया और मोस्ट रेप्टाइल। फिशेस में होता है 2 चैम्बर्ड, तो पाइसेस ग्रुप में 2 चैम्बर्ड होता है। मोस्ट रेप्टाइल और एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल में होता है 4 चैम्बर्ड। तो B1 देखिए एक ही ऑप्शन में कितना आसानी से मैचिंग हो रहा है आपका, तो 110 का हो जाएगा बेटा आपका 4। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13-year प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। 1990 में स्टार्ट हुआ था, 2003 में कंप्लीट हुआ था। बाद में वेलकम ट्रस्ट ऑफ UK बिकम्स मेजर पार्टनर। मई 2006 में क्रोमोजोम 1 की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी। सबसे बड़ा यही था क्योंकि इसमें 2968 जीन पाया जाता था, और Y में आपका कम होता है 231 जीन। तो दोनों बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा 4th। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो 1 से 11 का 4 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फोटोसिंथेसिस इज, पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। तो भैया CO2 बदल जाता है हायर मालिक्यूल C6H12O6। तो भैया CO2 में कार्बन की बॉन्डिंग संख्या बढ़ रही है, इसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी वाले आपके होते हैं जिसको एनर्जी चाहिए, इंडरगोनिक रिएक्शन कहलाता है। तो एक्जर तो अपने आप चला गया, तो आंसर तो अपने आप क्या हो जाएगा पहला। तो 112 का पहला तो आसानी से निकल आया, आपको पढ़ना ही नहीं था। फोटोकेमिकल होगा, रिडक्टिव होगा, एनाबोलिक होगा। एनाबोलिक मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा, फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट की एनर्जी यूज करेगा। मल्टीलोड 375 आर अ टाइप ऑफ नॉन मेडिकेटेड, गलत हो गया बेटा, ये होता है लिपेज लूप, नॉन मेडिकेटेड होता है। जबकि मल्टीलोड 375 कॉपर टी, कॉपर 7, ये बेटा कॉपर रिलीजिंग होते हैं, जिनका फंक्शन होता है सप्रेसिंग ऑफ स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। तो उल्टा लिख दिया गया है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा पहला, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ बच्चे एक बात और याद कर लीजिएगा, प्रोजेस्टासेट और LNG20 ये बेटा हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर कर देते हैं, सर्विस को होस्टाइल बना देते हैं, प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन को भी। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ इंडिया IUD होता है। अगर विदिन 72 आवर्स आफ्टर क्वाइटस लिया जाए तो बेटा एक काम करता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में भी। तो 113 का आंसर हो जाएगा बेटा पहला, दोनों गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये बेटा एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। और अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये बेटा ट्रांसजेनिक काउ रोजी के मिल्क में मिला, जो मोर बैलेंस्ड होता है देन नेचुरल काउ मिल्क। अल्फा इंटरफेरॉन भी अगर आपको याद हो तो अल्फा इंटरफेरॉन, इसका इस्तेमाल हम लोग बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। द क्लोरोप्लास्ट नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell टू क्लेमाइडोमोनास और ग्रीन एल्गा टू 20 to 40 per cell इन द मीजोफिल सेल। तो लीफ के मीजोफिल में 20 से 40 हो सकता है एक सेल में, जबकि क्लेमाइडोमोनास जो कि एक ग्रीन एल्गा उसमें एक भी हो सकता है। सही है, वेरीड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। तो बेटा आप जानते हो कि ये आपका 2024 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, एनसीईआरटी में दिया भी है कि अगर क्लोरोप्लास्ट की तुलना माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से की जाए तो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन इनर वाली लेस परमिएबल होती है कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों डबल मेम्ब्रेन होते हैं, याद कर लीजिएगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में आ जाए तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया बोलिएगा, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, तो ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 115 दोनों सही हो गया, तो आंसर हो जाएगा 4th।
एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड अवेलेबल इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, बिल्कुल सही है। एक तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आसानी से मिल जाए, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल मतलब जब ब्रेक कर दीजिए तो आपका प्रेगनेंसी हो सके, लीस्ट साइड इफेक्ट या नहीं होना चाहिए। जबकि अगर इनमें देखा जाए तो हर चीज़ इफेक्टिव है, अवेलेबल हर चीज़ है, आपका कौन ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, लेकिन वो रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए उसको लास्ट मेथड यूज किया जाता है। इसमें सबसे अच्छा है आपका बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स हैं, जिसमें आपने याद किया होगा कि इफेक्टिव भी है, इजीली अवेलेबल भी है, रिवर्सिबल भी है और साइड इफेक्ट ना के बराबर है। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम स्पर्म मीटिंग, बिल्कुल सही है। नेचुरल में ये देखा जाएगा भैया एग और स्पर्म मीट ना करे तो भाई जायगोट बनेगा नहीं, तो इम्प्लांटेशन होगा नहीं, तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। एक था पीरियोडिक एब्सटिनेंस 10 से 17 दिन, जब ओवा निकलने के चांस ज़्यादा होते तब रोक दीजिए। दूसरा था बेटा आपका क्वाइटस इंटरप्टस, स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज ही ना करिए। और तीसरा था लैक्टेशनल एमिनोरिया, माना यह जाता है जब मदर 6 महीने तक इंटेंस अपने बच्चे को फीड कराती है तो वहाँ पे प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है, जो हाइपोथैलेमस में निगेटिव काम कर देता है, जहाँ से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकलता है, जिसके कारण बेटा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो दोनों बातें सही हो गई, आंसर हो जाएगा 116 का 4। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन, बिल्कुल सही है। लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, हार्मोन से प्लेसेंटा से जो हार्मोन निकलते हैं वो कहीं और से भी निकल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो ओनली फ्रॉम प्लेसेंटा हैं। तो जैसे एचसीजी हो गया, एचपीएल हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, बेटा ये आपका प्लेसेंटा से निकलते हैं, लेकिन ये ओनली है। जबकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ओवरी से भी निकल सकता है, रिलैक्सिन ओवरी से भी निकल सकता है। द मोरला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, मोरला बेटा आपका 8 से 16 ब्लास्टोमियर स्टेज को बोलते हैं और डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनाएगा और यही स्टेज जाके यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट कर जाएगा। आउटर लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास होती है। दोनों बातें सही हैं, 117 का 4 हो जाएगा। द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड, तो भैया वह डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा मतलब चॉइस वाला जीन था उसमें इंटीग्रेट जोड़ा गया, तो क्यों जोड़ा गया, क्योंकि वो वेक्टर कहलाता है और क्या देता है ओरिसाइट, तो उसको बोलते हैं वेक्टर, और वेक्टर प्रोवाइड ओरिसाइट, जिससे आपका 2024 में क्वेश्चन आया था कि जो फॉरेन डीएनए को जब हम होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो चांस 2 हो सकता है, और रेप्लिकेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो भैया अगर फ्री पड़ा है तो नहीं करेगा रेप्लिकेट, लेकिन होस्ट के जीनोम से जुड़ गया तो रेप्लिकेट कर जाएगा, क्योंकि होस्ट के जीनोम के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है। तो ये चांसेस दोनों हैं, इससे बचने के लिए हम लोग वेक्टर में जोड़ के भेज देते हैं, तो वेक्टर के पास ऑलरेडी होता है ओरिसाइट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस ऑरिजिन करता है, लैटरल डोमिनेंस साइटोकाइनिन करता है, तो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम टेक ओवर कर लिया और लैटरल कर दिया। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विल हेल्प इन डिले इन लीफ सेनेसेंस, देखिए सर अगर डिले इन सेनेसेंस आए तो आपको जिब्रेलिन लगाना पड़ेगा, लेकिन बेटा अगर डिले इन लीफ सेनेसेंस आए तो साइटोकाइनिन, ये क्लोरोप्लास्ट लीव्स नई पत्तियां बनाने में हेल्प करता है, शूट के फॉर्मेशन में। तो सारी बातें सही हैं, याद कर लीजिएगा। लेकिन एक बात याद कर लीजिएगा कि एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन करता है, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करके लैटरल डोमिनेंस साइटोकाइनिन करता है। डिले इन लीफ सेनेसेंस आए तो साइटोकाइनिन लगाइएगा, नॉर्मली डिले इन सेनेसेंस पूछा जाए तो जिब्रेलिन लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 120। एज द सीड मैच्योर्स एंड इंटर द स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, जैसे ही सीड मैच्योर करता है और डॉर्मेंसी के स्टेज में जाता है तो भाई जाहिर सी बात है मैच्योरेशन में वो अपने वाटर को निकाल देगा, जिससे एम्ब्रियो सुस्त पड़ा हो जाए, डॉर्मेंट हो जाए। 10 से 15% ही मॉइस्चर रखता है, तो कंटेंट रिड्यूस हो गया, सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई हो जाएगा, मेटाबॉलिक एम्ब्रियो की एक्टिविटी यू हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। 10 से 15% मॉइस्चर रखा रहता है, जिससे मरेगा तो नहीं, बस शांति से पड़ा रहेगा। तो आंसर हो जाएगा 118 का 4।
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज इलिसिटेड बाय, तो टी लिम्फोसाइट बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करता है। आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन में जो इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है वो सेल मीडिएटेड टी लिम्फोसाइट के जरिए, जबकि बी लिम्फोसाइट बेटा ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ट्रॉपिक्स जो हैं 23 to 5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री 7, ये बेटा ट्रॉपिकल रीजन होते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाया जाता है अगर पोलर से कंपेयर करें तो हैव लार्जर या मोर स्पीसीज कंपेयर टू पोलर रीजन। माना जाता है कि जब बेटा आप जाते हो इक्वेटर से पोल तो स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी घटती जाती है। फॉर एग्जांपल 1400, 1300, 1200 से ज़्यादा 105 एंड 56। बेटा ये आपका इक्वेटर की बात करते हैं। कोलंबिया ये बर्ड की स्पीसीज का है डाइवर्सिटी, ये अमेजन वाला फॉरेस्ट है, ये इंडिया का है, ये बेटा 41 डिग्री नॉर्थ न्यूयॉर्क है, और ये बेटा 71 डिग्री नॉर्थ ग्रीनलैंड है। तो यहाँ से देखा कि इक्वेटर से पोल पे जाने के बाद जैसे जाते जा रहे हो डाइवर्सिटी घटती जा रही है बर्ड स्पीसीज की, तो ये बात पूरी हो गई। तो 122 का आंसर हो जाएगा। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद गिवन डायग्राम। अगर देखिए इनर वॉल ऑफ ओवरी से लगा हो तो पैराइटल हो जाएगा, मस्टर्ड और आर्जिमोन में पाया जाता है। ये हो गया बेटा पैराइटल। साथ ही साथ बेटा एक बात और याद कर लीजिएगा, ओवरी शुरू में सिंगल लाक्यूलर मतलब एक लाक्यूल की होती है, बाद में फॉल सेप्टम रेपलम के कारण बाई लाक्यूलर हो जाती है। लेमन टोमेटो चाइना रोज में एक्जाइल होता है। प्री में होता है बेटा आपका मार्जिनल, और प्रिमरोज और डायंथस में होता है फ्री सेंट्रल। द गिवन डायग्राम, तो बेटा ये डायग्राम में देखिए टॉल है लेकिन यहाँ पे लगा है सीलिया, तो ऐसा कॉलमनर जो सीलिया में मॉडिफाइड हो गया सीलिएटेड एपिथेलियम कहलाएगा। तो एक टाइप ऑफ एपिथेलियम वो भी कैसा है, सीलिएटेड। हॉलो ऑर्गन लाइक फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकियोल में पाया जाएगा। फैलोपियन ट्यूब फीमेल में पाई जाती है, ब्रोंकियोल पाया जाता है मेल फीमेल दोनों में। ध्यान रखना मेल फीमेल देगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार बन जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो 3 कैटेगरी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज पाए जाते हैं, डेंस में आपका इरेगुलर और रेगुलर पाए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड में बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। अंडर द नॉर्मल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर। याद रखना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन किसको देगा, टिश्यू को। तो कितना ml देता है बेटा, 5 ml, ठीक है ना। जबकि 100 ml ब्लड में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो आपकी 20 ml पाई जाती है, 19.4 या 19.8 के आसपास, लगभग 20 ml होती है जिसमें से 5 ml दे देता है। तो कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो टिश्यू को ऑक्सीजन खाली 5 ml देता है, 15 ml रख लेता है, यानी ये रिजर्व है, जब एक्सट्रीनस एक्सरसाइज करोगे तब चाहिए। जबकि अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो CO2 ज़्यादा रखा है वो एल्वलाई को जो डिलीवरी करता है वो 4 ml करता है। तो दोनों डेटा आपको एक साथ याद करना चाहिए। तो 125 का 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, फ्लैजुलर मूवमेंट स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म में फ्लैजुला पाया जाता है। फ्लैजुलर मूवमेंट यूग्लिना, यूग्लिना में फ्लैजुला पाया जाता है, 2 फ्लैजुला होता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट होता है। अमीबॉइड मूवमेंट मैक्रोफेजेज यानी WBC ये कर सकता है, अमीबा भी कर सकता है। मसल ओनली इंडोडर्मल, नहीं भाई, मसल की ओरिजिन होती है मीजोडर्मल। और क्या पूछा है, इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका 4, ये गलत हो गया। तो 126 का हो जाएगा आंसर 4। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर रिफर्ड एज नॉन स्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। तो भैया जब डीएनए को निगेटिवली चार्ज डीएनए को हम लोग एक मोतियों की माला बनाने वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रोमैटिन, तो कैसे बनाते हैं, हम लोग एक मोती लेते हैं जिसका नाम है स्टोन ऑक्टामर्स, H2A, H2B, H3, H4। तो H2A, H2B, H3, H4 4 के 2 से गुणा कर दीजिए, 2 मालिक्यूल यानी 8 स्टोन ऑक्टामर होगा। हिस्टोन ऑक्टामर 8 वाला हुआ, लाइसिन और आर्जिनिन रिच होगा, पॉजिटिव होगा, और इसके चारों तरफ डीएनए लपेट जाएगा। ये बनता है न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम लपेट के एक मोतियों की माला बनाए जिसका नाम होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मिल गया क्रोमैटिन फाइबर, फिर क्रोमैटिड, फिर क्रोमोजोम। तो शुरू में तो हिस्टोन आया, लेकिन जब बाद में आपका और क्वाइलिंग हुई तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल सेट प्रोटीन का।
डाइजेशन विद डीनेज डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्टिंग दैट डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर 1928 में हमने देखा तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बेटा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे काम किया, आर स्टेन ने बीमारी नहीं किया, एस ने किया। लेकिन जब हीट किल्ड एस के साथ लाइव आर लिया तो बीमारी हो गई और देखा कि लाइव आर ट्रांसफॉर्म हो गया एस में। इतना तो समझ में आ गया कि हीट किल्ड एस का कुछ गया जो लाइव आर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन पता नहीं था क्या गया है। लेकिन जब 1933 टू 1944 में हर आपका एवरी मैकलियॉड एंड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने जब डीनेज से डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो पता चल गया कि वे डीएनए ही गया था हीट किल्ड एस का। तो दोनों बातें सही हो गई। तो 127 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका 4। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस से निकाला जाता है, बैक्टीरिया होता है बेटा, याद कर लीजिएगा। थर्मोस्टेबल होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग पीसीआर में करते हैं। 3 स्टेम होता है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। हाई टेम्परेचर होता है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट बंडल सीथ सेल्स ऑफ मेज। तो बंडल सीथ सेल मेज में है वह C4 प्लांट होता है। तो याद करते हैं इसके मीजोफिल में CO2 फास्फोइनॉल पायरुवेट से जुड़ के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और बेटा प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए बंडल सीथ में आ जाएगा और वहाँ पे टूट के पायरुविक एसिड और CO2 दे देगा। CO2 को रिबिस्को लेके केल्विन साइकिल चलाएगा। तो भैया बंडल सीथ सेल में चलता है C3 यानी केल्विन साइकिल ऑफ C4 प्लांट। तो जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सेवरल लेयर थिक्ड होगा, इम्परवियस होगा, जिससे हवा बाहर ही ना जा पाए। तो हैव न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाना चाहिए। तो ये दोनों बात तो सही है, लेकिन नॉट ट्रू पूछा है ना, तो लिखा देयर वॉल्स आर नॉट इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, नहीं होगा। तो याद रखना सेवरल लेयर थिक्ड, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा और वाल इम्परवियस होगी गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो 129 का थर्ड क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्रांज एनाटॉमी बेटा आपका मेज में होता है, सारगम में होता है, शुगर केन में, C4 प्लांट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। बेटा ये आपका 1958 में मिजल्सन एंड स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें देखिए आपका 2 जनरेशन का दिखाया गया है। तो रिलेटेड विद हर्सेन चेज गलत हो जाएगा, मार्था चेज ये बेटा आपके अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल वाले थे। यस, बैक्टीरिया जो लिए थे इक्वलाई था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन था, हीवी आइसोटोप यूज किया है। BCD सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 130 का हो जाएगा सेकेंड। हैवी आइसोटोप में आपका N15 था। हर जनरेशन में हाइब्रिड कितना बनते हैं, 2, और बचा हुआ क्या होता है बेटा, लाइट। इन डाउन सिंड्रोम palm is broad with characteristic palm crease, partially open mouth, broad flat head, furrowed tongue, characteristic palm crease, congenital heart disease, physical mental psychomotor, ये सारे सिम्टम होते हैं डाउन सिंड्रोम के। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम। डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइंट सेंटर सिंड्रोम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम आर सेम, बिल्कुल सही है। टोटल नंबर तो सेम होगा, इसमें भी 47 होगा, इसमें भी 47 होगा, लेकिन यहाँ पे सेक्स वाला 23वां जोड़ा हो जाएगा गड़बड़ और यहाँ पे 21वां जोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों बातें तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है 23वें पेयर पे हुई, यहाँ पे क्यों हुई है 21 पे। तो 131 का आंसर हो जाएगा बेटा 4th। डिलीशन एंड इंसेंशन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखना 1 या 2 बेस पेयर के डिलीशन से ही होगा, 3 या उसके मल्टीपल में होगा तो फ्रेम शिफ्ट नहीं कहलाएगा। इन हनी बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन क्वीन एंड वर्कर आर सेम, बिल्कुल सही है, दोनों फीमेल है तो दोनों डिप्लॉयड होंगे, डिप्लॉयड इक्वल टू 32। जबकि जो ड्रोन था जिसको हम लोग बेटा मेल बोले हैं वहाँ पे n इक्वल टू 16 होता है। तो दोनों बातें सही हो गई। तो 132 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका 4। क्वीन फर्टाइल होती है, वर्कर बी स्ट्राइल होती है। प्लेटलेट आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट आर सेल फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, बिल्कुल सही है। प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख पाई जाती है। क्लॉटिंग में यूज करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स का नाम ही होता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट बेटा कोगुलेशन ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो 133 का आंसर हो जाएगा 4। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन, कहते हैं फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी का बनना और किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करके, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या क्रिस्टी में आपका ऑक्सीडेशन होता है NADH2 और FADH2 का, और उसके ऑक्सीडेशन से एटीपी बनता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अगर कोई प्रोडक्ट सबस्ट्रेट का कन्वर्जन हो रहा हो, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा हो,
वहाँ पे एटीपी बनता तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पाया जाता है आपका क्रेब्स साइकिल में जब सक्सिनिल कोएंजाइम में बदलता है, सक्सिनिक एसिड में 1 जीटीपी बनता है, तो 1 टन क्रेब्स साइकिल में 1 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मिला। अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलिसिस में तो वहाँ पे 2 जगह पे है, जब 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बदलता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, वहाँ पे एटीपी बनता है, और जब बेटा फास्फोइनाल पायरुवेट बदलता है पायरुविक एसिड में तो वहाँ पे एक एटीपी बनता है। तो आंसर हो जाएगा 134 का फर्स्ट। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। देखिए यंग है तो अभी ग्रोथ होना होगा, सेल वॉल प्राइमरी होगी, थिन होगी, लिविंग होगी, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस द सेल मैच्योर एंड सेकेंडरी वॉल उसके इनर साइड में बन जाएगा। सेकेंडरी वॉल मजबूत होती है, डेड होती है, नॉन लिविंग होती है। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972, वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बिल्कुल सही है, 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। लिपिड का परसेंटेज था 40%, प्रोटीन था 52%, कार्बोहाइड्रेट 8 से 10%। लिपिड की बायलेयर पाई जाती थी, लिपिड की बायलेयर में पोलर हेड पाए जाते थे और नॉन पोलर टेल पाया जाता। टेल अंदर की तरफ होता है, हेड बाहर की तरफ होता था। प्रोटीन 2 प्रकार के होते थे, एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक। जो पार्सली या फुल्ली बरीड थे वो इंट्रिंजिक, और जो ऊपर पाए जाते थे वो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन होते थे। तो 135 का आंसर हो गया फोर्थ। तो बच्चों ये रहा FST4 का डिस्कशन 135 तक। अब आगे का डिस्कशन आपके सामने कराने आएंगे डॉक्टर सैलम मिश्रा सर, जो कराएंगे 170 तक। उसके रेस्ट आपका डिस्कशन कराएंगे विक्रम सर 171 to 200। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से दीजिए, एनालाइज करिए, देखिए कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, ओमार की फीलिंग अच्छे से करिए और अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके पेपर दीजिए। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा और सिलेक्शन पक्का होगा। थैंक यू। तो अभी क्वेश्चन नंबर 101 to 135 मनीष सर ने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 136 to 170 मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 136 ये आपके सामने गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन, हैंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ पर इधर अमाइनो ग्रुप और इधर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इधर ये H और इधर ये R वेरिएबल ग्रुप, ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। तो सेम कार्बन पर हैं ये अमाइनो ग्रुप भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी, इसीलिए अल्फा अमाइनो एसिड्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। सम ऑफ दीज द नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। तो ये सब क्या है, नाइट्रोजन बेसिस के नाम दिए हैं। और ये सब कैसे हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स मतलब रिंग स्ट्रक्चर जो है अगर वो सिर्फ कार्बन का बना हुआ है तो वो होमोसाइक्लिक। और यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पर। अगर प्यूरिन है, प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन कौन से बेसिस हैं, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन, ये प्यूरिन बेसिस और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 7th पोजीशन पर नाइट्रोजन है और 9th पोजीशन पर। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है रिंग में, तो इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक। और इसी तरह से अगर पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो पिरिमिडीन में भी क्या होगा, पिरिमिडीन में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है कार्बन के साथ नाइट्रोजन। और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ये 1 पोजीशन पर और 3rd पोजीशन पर, 2nd पोजीशन पर, 2nd एंड 4th पर। अगर ऑक्सी है तो 2,4 ऑक्सी पिरिमिडीन, ये यूरेसिल हो गया। अगर यहाँ पर मैथिल ग्रुप जुड़ जाए तो 2,4 ऑक्सी 5 मैथिल पिरिमिडीन, फिर 5 मैथिल ये हो जाएगा थाइमीन। तो इस तरह से ये कैसे होगा, ये दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। तो ये स्टेटमेंट भी सही हुआ और ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 136, करेक्ट आंसर इज 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 137। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ह्यूमन किडनीज आर रेडिश ब्राउन, कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन है। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है
सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर। तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा कितना होता है T12 और थर्ड लंबर L3। T12 और L3 के बीच में ये सिचुएटेड है। और कहाँ पर है ये? डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब इधर की साइड, डॉर्सल साइड में, बैक साइड में। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? रेट्रोपेरिटोनियल बोला जाता है। मतलब इस किडनी के वेंट्रल साइड पे पेरिटोनियम प्रेजेंट होगी। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिन विद ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। अगर रीनल ट्यूब्यूल्स देखा जाए तो रीनल ट्यूब्यूल्स की शुरुआत कहाँ से होती है? ये बोमेंस कैप्सूल, यहाँ से डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, और इसके बाद फिर ये PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसके बाद ये लूप ऑफ हैनले। और लूप ऑफ हैनले फिर किस में एंड होगा? ये लीड करेगा DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इतना पोर्शन जो है ये रीनल ट्यूब्यूल में आता है। रीनल ट्यूब्यूल में बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले और ये DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इतना पोर्शन। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? मैल्पीजियन बॉडी या रीनल कार्पस्कल। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 137 का भी करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 138। Any part of a plant taken out and grown in a test tube under sterile conditions in special nutrient media। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को टिश्यू कल्चर बोला जाता है। और जिस पार्ट को यूज़ किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्सप्लांट बोलते हैं। और टिश्यू कल्चर के थ्रू जो छोटे छोटे प्लांट्स तैयार होंगे, माइक्रो प्रोपगेशन। और ये कैसे होते हैं? ये पेरेंटल जो प्लांट होगा जिससे ये एक्सप्लांट ऑब्टेन किया गया है, उसी से जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा? सोमा क्लोन्स, क्योंकि ये क्लोन्स हैं, जेनेटिकल आइडेंटिकल हैं। और सोमैटिक हाइब्रिड्स, सोमैटिक हाइब्रिड्स की अगर बात की जाए तो सोमैटिक हाइब्रिड्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं? ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से। दो डिफरेंट वेराइटीज़ के प्रोटोप्लास्ट लिए जाते हैं, फ्यूज़ किया जाएगा और उससे जो हाइब्रिड बनेंगे वो सोमैटिक हाइब्रिड्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 138 इज फर्स्ट, एक्सप्लांट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 139। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। इफ हाइब्रिड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एपोमिक्सिस देन इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर फार्मर। सही है ये, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स में क्या होता है कि कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन हो जाता है। जब नेक्स्ट जनरेशन में वो सीड यूज़ किए जाएंगे तो इनके कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। और ये हमें पता है किस वजह से सेग्रीगेशन होता है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो ये हाइब्रिड सीड्स फार्मर को हर बार खरीदने पड़ते हैं। तो हाइब्रिड सीड्स आर प्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस देन देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। सही है ये, क्योंकि एपोमिक्सिस क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है क्या बनते हैं? क्लोन्स बनते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टर का सेग्रीगेशन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होगी। कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाई हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ। 139 is fourth. Now we move to next question 140. A classic case in medicine that of nicknamed, इनका क्या था? टाइफॉइड मेरी। उपनाम इनको जो दिया गया था टाइफॉइड मेरी। शी वॉज ए कुक बाई प्रोफेशन एंड वॉज ए टाइफॉइड कैरियर। ये कुक थी और ये टाइफॉइड कैरियर थी, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी लोगों को ये डिजीज़ स्प्रेड कर दी थी। तो इनका नाम वैसे क्या था? ये मैरी मेलन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 140 इज फोर्थ।
नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 141. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. तो रेस्पिरेशन के अगर स्टेप्स देखे जाएं तो सबसे पहले क्या है, ब्रीदिंग, और इसी को बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, और ये किस में आएगा, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है। और इसके बाद क्या होगा, ब्रीदिंग के बाद होगा डिफ्यूजन, जो यहाँ पर दिया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, और डिफ्यूजन जब हो जाएगा ब्लड में ऑक्सीजन पहुँचेगी तो इसका ट्रांसपोर्ट बॉडी टिश्यूज़ में पहुँचेगा, और बॉडी टिश्यूज़ पे फिर से वहाँ पर डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगी तो वो आएगा सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो देयर आर टोटल 5 स्टेप्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये वाला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और ये 4 जो होंगे ये किस में आएंगे, ये इंटरनल रेस्पिरेशन में आएंगे। तो यहाँ पर ये 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हुआ, 4th, 141 इज 4th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 142. टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स. तो ग्रोथ कर्व की प्लांट्स में अगर बात की जाए तो इनिशियली ग्रोथ जो होती है वो स्लो होगी, लैग फेज, फिर ये एक्सपोनेंशियल फेज में जाएगा, लॉग फेज, और इसके बाद फिर ये स्टेशनरी हो जाएगा। तो ये कैसा, सिग्मॉइड, एस शेप हुआ, सिग्मॉइड। 142 is 3rd. Now we move to next question, that is 143rd. Select the correct statement for pollen grain. Pollen grain के लिए आपको correct statement बताना है। Mature pollen grain contains 2 cells. Mature pollen grain में कितनी सेल हैं, 2 सेल प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी, वेजिटेटिव सेल, और दूसरी कौन सी है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल किसी किसी में, मेजॉरिटी में तो ये 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की स्टेज में, लेकिन बाकी रिमेनिंग में ये जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है 2 मेल गैमीट्स में, एक मेल गैमीट और ये दूसरा मेल गैमीट, तो 2 मेल गैमीट्स बन गए। तो यहाँ पे टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी, 3, मेल गैमीट और एक ये वेजिटेटिव सेल जो आगे चलकर बनाती है ट्यूब सेल। तो मैच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल्स, ठीक है। वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर देन जनरेटिव सेल। अब इसमें ये जो वेजिटेटिव सेल होती है ये बड़ी है, जनरेटिव सेल जो होती है स्पिंडल शेप है और ये स्मॉलर है, और ये फ्लोट करती है किसके, साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। वेजिटेटिव सेल हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व, ये वेजिटेटिव सेल इसके पास फूड रिजर्व ज़्यादा होगा। वेजिटेटिव सेल हैज़ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होगा, इरेगुलर होगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। और जो ये जनरेटिव सेल है इसका कैसा होता है, ये स्पिंडल शेप है इसका शेप, और डेंस साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट डी भी सही है। वेजिटेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल जो है वो फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल, ये गलत है। जनरेटिव सेल फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म में, किसके, वेजिटेटिव सेल के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए, बी, सी एंड डी। ई इज इनकरेक्ट। 143rd इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 144, विच इज़ द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट मैचिंग पूछी गई है। TW एंगलमैन प्रिज्म का यूज़ किया था इन्होंने, क्लैडोफोरा, ये क्या है, ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। और इसके अलावा इन्होंने क्या यूज़ किया था, इसके अलावा इन्होंने सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, और ये एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन कहाँ पर हुआ था, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होगी। और ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा रिलीज़ होगी, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही होगी। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पर ज़्यादा होती है, ब्लू और रेड कलर की लाइट में। तो इन्होंने प्रिज्म का यूज़ करके लाइट को उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में ब्रेक किया था, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ पर ब्लू और रेड वाले रीजन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही थी, इसीलिए एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा यहीं पे था। इसी को बोलते हैं फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। TW एंगलमैन ने ये प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला ही दिया हुआ है, फर्स्ट। जोसेफ प्रीस्ले, इनका जो
एक्सपेरिमेंट था, ये प्रिज्म और क्लैडोफोरा गलत दिया हुआ है। इनका मिंट प्लांट इन्होंने यूज़ किया था, माउस यूज़ किया था, बर्निंग कैंडल यूज़ की थी, और इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसे बोलते हैं इन्वर्टेड बेल जार एक्सपेरिमेंट, तो ये गलत हो गया। जैन इंजन हाउस, इन्होंने जोसेफ 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, एक में तो जोसेफ प्रीस्ले का ही एक्सपेरिमेंट लाइट में, सनलाइट में और डार्क में किया था, दूसरे में इन्होंने हाइड्रेला प्लांट यूज़ किया था, एक्वेटिक प्लांट है, और ये बताया था कि ऑक्सीजन जो है जो ग्रीन पार्ट्स है वहीं से रिलीज़ होती है, तो ये भी इनका गलत हो गया। प्रिज्म सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। और कॉर्नेलियस वॉन नील, इन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन डोनर जो होगा वो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, H2O से ऑक्सीजन आती है। इन्होंने सल्फ़र बैक्टीरिया यूज़ किया था, ग्रीन एंड पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया, तो इस वजह से ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर क्या होता है, H2S होता है, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है, 144 इज़ फर्स्ट। Question number 145, given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion, protein is a heteropolymer and not a homopolymer. सही है, ये पॉलीमर का है मतलब मोनोमर यूनिट्स का बना हुआ है, और यहाँ पर अगर मोनोमर यूनिट्स देखी जाए तो ये मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं, यहाँ पर अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे क्या हैं, अमाइनो एसिड्स, और किससे जुड़े होते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। लेकिन ये अमाइनो एसिड्स अगर एक ही टाइप के होते हैं तो फिर ये होमोपॉलीमर होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, तो प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये एकदम सही रीज़न भी है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 145 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर 4th। Now we move to another question, 146. The bones of forelimbs of whale, bat, cheetah and man. तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये मैमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, क्लास मैमेलिया वर्टिब्रेटा में आएंगे। और फोरलिम्स की अगर बात की जाए तो इनका स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम होगा। फोरलिम्स में अपर लिम, जो ये अपर फोरलिम है तो यहाँ पर ह्यूमरस, ये वाली जो बोन्स होंगी ये रेडियस और अल्ना, और यहाँ पर ये कार्पल्स, फिर ये मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस, तो सेम स्ट्रक्चर वहाँ पर भी वेल में है, सेम बैट में, सेम चीता में और सेम मैन में। तो ये सेम किस वजह से, ये होमोलॉगी की वजह से, होमोलॉगी। और होमोलॉगी क्या बताती है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में बताती है। ओरिजिन सेम है बट फंक्शन अलग अलग है। तो वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन राइज टू अनदर, दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ है, मतलब कहाँ से, ये कॉमन एंसेस्ट्री से सजेस्ट करेगी, कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, इसी वजह से बोन का स्ट्रक्चर सेम है, तो दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर, होमोलोगस ऑर्गन। तो 146 का करेक्ट आंसर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर एनाबीना। एनाबीना नॉस्टॉक, ये क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, मोनेरा के मेंबर्स, किंगडम मोनेरा। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट्स, तो ये यूकैरियोट्स नहीं है, मोनेरा है तो प्रोकैरियोट्स हुए, और मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को जगह दी गई है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये सही है, ये ऑटोट्रॉफिक हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो करेक्ट आंसर 147 में फर्स्ट, और ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑक्सीजन भी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट 148, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन ए वेटलैंड, तो जो वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, और कॉर्मोरेंट्स, कॉर्मोरेंट्स बर्ड्स हैं जो जलकाक जिसको बोलते हैं, ये क्या है, पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो पॉपुलेशन की अगर डेफिनेशन दी जाए तो ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो
पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इन ए पर्टिकुलर एरिया में जो रह रहे होते हैं। तो यहाँ पर वेटलैंड की बात हो रही है, आर्द्र भूमि की बात हो रही है और जलकाक, तो ये पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एकदम सही है। लोटस प्लांट पॉन्ड में ये भी पॉपुलेशन हुआ। साइबेरियन क्रेन्स, ये कहाँ पर है? भरतपुर, राजस्थान, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये भी सही है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलवेज मेजर्ड इन नंबर्स ओनली, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलवेज में ये गलत हो गया, नंबर्स में भी इसको यूजुअली काउंट करते हैं और नंबर्स वैसे देखा जाए तो मोस्ट ऑथेंटिक है ये पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन और भी मेथड्स हैं जैसे रिलेटिव डेंसिटी या फिर इनडायरेक्टली का एग्जांपल क्या है? जैसे टाइगर, इसके पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स काउंट किए जाते हैं, डायरेक्ट टाइगर को नहीं काउंट करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। और अगर बरगद की बात की जाए तो यहाँ पर परसेंटेज कवर और बायोमास। तो ये मेथड्स हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करने के। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हुआ, बाकी 3 जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन, तो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट हैं फाइबर्स, और कोलेजन फाइबर्स होते हैं इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स। तो इसमें से कोलेजन फाइबर्स कहाँ हैं? एरियोलर टिश्यू में भी हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में भी हैं और बोन्स में भी हैं। कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर्स एब्सेंट हैं तो उसका एग्जाम्पल है ब्लड। ब्लड इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन इसमें फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं है। और फाइबर्स बनाता है कौन सी सेल हैं? तो फाइब्रोब्लास्ट, और ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू में, जो मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस करती हैं और फाइबर्स भी प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कैंडिडेट फॉर एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो का जो मेन पाथ है वो कौन सा है? ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरी कौन सी है? डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन किससे? डेट्रिटस मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगी। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो रैपिड कंज्यूम होते हैं, रैपिडली कंज्यूम किए जाते हैं और टोटली कंज्यूम हो जाते हैं। एक रीज़न तो ये कि ग्रेजिंग फूड चेन यहाँ पर क्यों है मेन, और दूसरा रीज़न इसका ये कि जो डेट्रिटस है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कंपैरिजन में कम मिलेगा। तो इस वजह से ग्रेजिंग फूड चेन यहाँ पर मेजर कैंडिडेट है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। डिकम्पोजर secrete digestive enzymes that break down dead and waste material into simple and organic material, जिसकी रिसाइकलिंग होगी, तो which are subsequently absorbed by them। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यहाँ पर एक्सटर्नल डाइजेशन प्रेजेंट है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। 150 का 4th, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 151। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। तो स्पायरिकल्स जो होते हैं ये ओपनिंग्स हैं, किस में हेल्प करती हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, कॉकरोच में प्रेजेंट है। 2 पेयर थोरेसिक हैं, 8 पेयर एब्डोमिनल हैं। एनल सर्की, ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट हैं, कॉमन है। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट से एसोसिएटेड है, सेंस ऑर्गन है, करेक्ट है ये। मशरूम ग्लैंड्स क्या हैं? ये मेल में रिप्रोडक्टिव असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है मेल्स में। इसके अलावा जो मेल कॉकरोच में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं वो फैलिक ग्लैंड और यूरिकोज ग्लैंड, ये असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। यूरिकोज ग्लैंड इनफैक्ट मशरूम ग्लैंड का ही पार्ट है। और फैलोमियर क्या है? ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, मेल गोनेपोफाइसिस, ये भी सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था, इनकरेक्ट मैच कौन सा होगा? 3rd।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन डबल हेलिक्स मॉडल आर हेल्ड टुगेदर बाई। तो यहाँ पर अगर 2 स्ट्रैंड्स की बात की जाए डीएनए के, तो यहाँ पर जैसे अगर ए है तो ये कॉम्प्लीमेंटरिटी किसके साथ शो करता है, थायमीन के साथ, और जी है तो किसके साथ, ये साइटोसिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन। तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही दोनों स्ट्रैंड्स को होल्ड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर थर्ड, 152 इज थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, select the group in which at least one structure are present of forebrain, midbrain and hindbrain। तो फोरब्रेन का पार्ट हो, मिडब्रेन का पार्ट और हाइंडब्रेन का पार्ट बताना है। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम क्या है, ये ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स, वाइट फाइबर्स जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है। यहाँ पर ये ट्रैक्ट प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, और ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मैमेलियन ब्रेन का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन ब्रेन। बट इसके एक्सेप्शंस हैं, प्रोटोथीरियंस में एब्सेंट होगा। सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट क्या है, ये कैनाल है जो प्रेजेंट है मिड ब्रेन में। और सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या इसका पार्ट है, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सब हाइंड ब्रेन। सेरिबेलम क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 153 का क्या हुआ, फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 154, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी किसके लिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ की जाती है। सिंगल जीन डिसऑर्डर जहाँ पर होगा, तो 1990 में सबसे पहले की गई थी, सही है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जिनका डीएनए मैनिपुलेट किया गया हो, जिसमें फॉरेन जीन प्रेजेंट हो जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, तो उनको बोला जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ये पिग, शीप, रैबिट, फिश, और मैक्सिमम नंबर किसका है, ये मोर देन 90% माइस। तो ये भी सही है एग्जांपल्स। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, टेम्पररी क्योर ऑफ एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी, जो रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी के लिए। इस एंजाइम की वजह से दोनों तरह की बी और टी सेल वाली इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, उसी को बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन ये क्या है, टेम्पररी क्योर है। तो ये सही है यहाँ पर। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये भी परमानेंट क्योर नहीं है, ये भी कैसा है, टेम्पररी क्योर है जीन थेरेपी एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी के लिए। तो यहाँ पर परमानेंट क्योर क्या होता है, परमानेंट क्योर ये कि अगर जीन थेरेपी अर्ली स्टेज में की जाए, अर्ली ब्लास्टोमियर्स में अगर की जाए, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तब ये परमानेंट क्योर होगा। बाकी जो सारे हैं ये टेम्पररी क्योर्स हैं। तो इनकरेक्ट मैच आपको बताना था, इनकरेक्ट मैच यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, नाइट्रोजनस बेस दिया हुआ है, न्यूक्लियोसाइड दिया हुआ और न्यूक्लियोटाइड्स दिए हुए हैं, इनके नाम। तो नाइट्रोजन बेस में जब शुगर मॉलिक्यूल ऐड होगा, शुगर के साथ जब ये ऐड होगा तो इसको बोला जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तब ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो इनके नाम अगर देखे जाएँ तो एडेनिन, एडेनिन में अगर राइबोस शुगर है तो एडिनोसिन, और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं या एडेनिलिक एसिड। थाइमीन, थाइमीन के साथ थाइमोसिन नहीं, थाइमिडीन होता है, और ये डीऑक्सी, क्योंकि डीएनए प्रेजेंट होगा तो डीऑक्सी थाइमिडीन, थाइमिडिलिक एसिड। ग्वानिन, ग्वानिन में क्या, ग्वानोसिन, ग्वानिन राइबोस शुगर के साथ अगर जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड जो बनता है ग्वानोसिन, और साइटोसिन साइटिडीन, और न्यूक्लियोटाइड ग्वानिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड। तो यहाँ पर ये नाम गलत दिया हुआ है, ए, सी और डी यहाँ पर सही है।
155 इज फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए. तो बायोटेक्नोलॉजी लाइगेजेस होस्ट ऑर्गेन्स आर ए टाइप ऑफ की टूल्स. तो यहाँ पर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कौन कौन से हैं. यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं और होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये सब टूल्स हैं, की टूल्स ऑफ. तो ये सही लिया हुआ, लाइगेजेस, होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये टाइप ऑफ की टूल्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसेस. तो ये सही है. न्यूक्लियसेस में एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस दो हैं. एंडो अगर 20 से न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा तो एंडोन्यूक्लियस, और अगर एक्सटर्नल एंड पर कट करेगा तो ये एक्सोन्यूक्लियस, टर्मिनल एंड पे अगर कट कर रहा है. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये एंडोन्यूक्लियस कैटेगरी के, तो ये सही है. ओनली सम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस. सम नहीं, ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस. तो ये गलत हो गया, यहाँ पर ईच होना चाहिए था. प्लाज्मिड इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया में. जीनोमिक डीएनए के अलावा जो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड. और ये कैसा होता है? ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है. ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग मतलब इसका कंट्रोल नहीं है, इसके कंट्रोल के बिना ये रेप्लिकेट करता है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही हुए? सिर्फ एक गलत है, तो 3 स्टेटमेंट सही है. तो 156 का करेक्ट आंसर सेकेंड. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट. यहाँ पर कितनी मैचिंग्स करेक्ट है? फर्स्ट पोलर बॉडी, तो ये मियोसिस 1 से बनेगी, और ये मियोसिस 2 से. सेकेंड पोलर बॉडी, तो मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीज़न हो चुका होगा, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये पहली सेल है जिसमें मियोसिस होती है, और इसके बाद हैप्लॉइड सेल जो बनती है, फर्स्ट हैप्लॉइड सेल, वो कौन सी है? वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड, ये सही है, इसमें मियोसिस होगी. सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte डिप्लॉइड, ये गलत है. सेकेंडरी oocyte जो बनेगा वो मियोसिस 1 के बाद बनेगा. तो यहाँ पर ये कैसा होना चाहिए था? ये हैप्लॉइड होना चाहिए था, एन होना चाहिए था. तो यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट सही हैं, ए, बी और सी. 157 इज सेकेंड. Now we move to another question. Select the incorrect match. यहाँ पर incorrect match बताना है. ईयर पिन्नी, मैमल, मैमरी ग्लैंड, कैमिलस. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, हॉर्स. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर वल्चर में कैसा होगा? बर्ड्स हैं, एव्स हैं, इंटरनल होगा, और ये विदाउट लार्वल स्टेज होगा. तो डेवलपमेंट कैसा हुआ? डायरेक्ट. तो एक्सटर्नल भी यहाँ पे गलत यूज़ किया गया, और ये इनडायरेक्ट वर्ड जो यूज़ किया गया ये भी गलत था, डायरेक्ट होना चाहिए था. तो इनकरेक्ट मैच हो गया यहाँ पर फोर्थ. ईयर पिन्नी, ईयर पिन्नी मैमल्स में प्रेजेंट है, सही है, बट इसका एक्सेप्शन है, प्रोटोथीरियंस में ये एब्सेंट होते हैं, तो ये ध्यान रखना. मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड कैमिलस, कैमल हुआ, तो इसमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है. और फर्टिलाइजेशन इज हॉर्स, इंटरनल इज इन हॉर्स. तो हॉर्स कैसा है? ये क्लास मैमेलिया का मेंबर है. तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल. तो इनकरेक्ट मैच यहाँ पर कौन सा हुआ? फोर्थ. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. कारा क्या है? ये यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर. तो कारा जो होगा ये ग्रीन एल्गी है, मल्टी सेलुलर है, सही है, यूकैरियोटिक है. फ्यूकस, फ्यूकस मल्टी सेलुलर है, क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट है. तो फ्यूकस जो होगा ये किसका?
फियोफाइसी का मेंबर है, ब्राउन एल्गी है, और ब्राउन एल्गी में पिगमेंट्स हमें पता है ए और सी, ब्राउन कलर ड्यू टू फ्यूकोजैंथिन, तो ये भी सही दिया हुआ है। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया ये क्या है, ये रेड एल्गी हैं, और रेड एल्गी में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ऊगेमस, और दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं, यहाँ पर नॉन मोटाइल होते हैं। और पिगमेंट्स कौन से हैं, रेड एल्गी में ए और डी प्रेजेंट है, तो ये भी मैचिंग एकदम सही दी हुई है। पॉलीट्राइकम क्या है, ये फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैग्नम, ये सब मॉस में आते हैं। तो गैमेटोफाइट यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, और यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉन्टिक स्टेज जो है वो हैप्लॉइड पर डिपेंडेंट है, पैरासाइट है। क्लोरोफिल ए यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये लोअर प्लांट्स हायर प्लांट्स सभी जगह प्रेजेंट होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ए बी सी डी यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो 159 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा फोर्थ, ऑल। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच फॉर फ्रॉग। यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है फ्रॉग के रिस्पेक्ट में, तो फ्रॉग यूरियोटेलिक है, सही है। टैडपोल स्टेज में ये अमोनोटेलिक होता है, अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, अमोनोटेलिक। और एडल्ट कैसा होता है, यूरियोटेलिक। आरबीसी इसका कैसा है, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैमल्स में ई न्यूक्लिएशन हो जाता है मैच्योरिटी पर। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, सही है। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स का अगर नंबर पूछा जाए फ्रॉग में, तो क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स हैं, और स्पाइनल नर्व्स भी 10 पेयर्स हैं। अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस में क्रेनियल नर्व्स जो होंगी वो 12 पेयर्स, और स्पाइनल नर्व्स जो होंगी वो 31 पेयर्स। फोर ब्रेन, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड ऑप्टिक लोब्स, तो ये फ्रॉग में ऑप्टिक लोब्स जो हैं ये मिड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन, 2 ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया ऑप्टिक लोब्स की वजह से, तो इनकरेक्ट मैच पूछा गया था फोर ब्रेन। ऑल्फैक्टरी लोब्स फोर ब्रेन का पार्ट है, बट ऑप्टिक लोब्स की वजह से, क्योंकि ऑप्टिक लोब्स किसका पार्ट है, मिड ब्रेन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर गायनोशियम। गायनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो बाइकार्पेलरी क्रूसीफेरी में, तो बाइकार्पेलरी सिंकार्पस ओवरी सुपीरियर, ये क्रूसीफेरी में। माइमोसॉइडी ये लेगुमिनोसी फैमिली क्या है, सब फैमिली है लेगुमिनोसी की, माइमोसॉइडी, तो यहाँ पर कैसा होता है, मोनोकार्पेलरी ओवरी सुपीरियर, मोनोकार्पेलरी और ओवरी सुपीरियर है, यहाँ सिंकार्पस की ज़रूरत नहीं है, मोनोकार्पेलरी और ओवरी सुपीरियर। बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी कंपोजिटी, सही है, और ये कैसा होता है, ओवरी इन्फीरियर होती है, एपिगाइनस कंडीशन है। ओनली बाइकार्पेलरी पोएसी, तो पोएसी में कैसा होता है, मोनोकार्पेलरी, तो ओनली बाइकार्पेलरी गलत दिया हुआ, तो 161 का इनकरेक्ट मैच क्या हुआ, फोर्थ। पोएसी ऑल्सो नोन एज ग्रैमिनी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कंपोजिटी फैमिली। कंपोजिटी इसी को बोलते हैं एस्ट्रेसी फैमिली। डिस्फ्लोरेट्स आर बाइसेक्सुअल एंड पेंटामेरस। डिस्फ्लोरेट्स कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल हैं और पेंटामेरस हैं, मतलब 5 या उसके मल्टीपल में बाकी के फ्लोरल ऑर्गन्स, फ्लोरल पार्ट्स, तो सही है यहाँ पर। रे फ्लोरेट्स कैसे होते हैं, ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं, पिस्टिलेट और न्यूट्रल एंड एपिगाइनस, एपिगाइनस यहाँ पर ओवरी इन्फीरियर है, तो ये सही है। डाइथीकस बेसिफिक्स्ड एंड इंट्रोड्स कैरेक्टर आर प्रेजेंट, तो डाइथीकस, बाइलोब डाइथीकस ये यूजुअली एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट हैं, एंथर्स, एंजियोस्पर्म में यूजुअली एंथर कैसे होते हैं, 2 लोब्स प्रेजेंट हैं और डाइथीकस होता है, और टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 स्पोरेंजिया हैं। मालवेसी में मोनोथीकस। बेसिफिक्स्ड का मतलब हुआ फिलामेंट जो है वो लोब्स में, लोब्स के बेस पे, एंथर लोब्स के बेस पे अटैच्ड है, तो बेसिफिक्स्ड है।
और इंट्रोज का मतलब हुआ कि एंथर जब डेहिस होगा, अगर यहाँ पर ये फ्लावर का थैलेमस मान लिया गया और ये गाइनोशियम सेंट्रल पार्ट, तो ये सेंट्रल एक्सिस हो गई, ये यहाँ पर एंथर्स हो गए। अगर ये एंथर इधर की अंदर की तरफ फटता है, पॉलन अंदर की तरफ सेंट्रल एक्सिस की तरफ रिलीज होते हैं, तो इसको बोला जाता है इंट्रोज। और अगर ये बाहर की तरफ डेहिस होगा, डेहिसेंस बाहर की तरफ हो, पॉलन बाहर की तरफ डिस्पर्स हो, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोज। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर इंट्रोज है, बेसिफिक्स्ड है और डाइथिकस। तो करेक्ट स्टेटमेंट कंपोजिटी के लिए क्या हुए, ये फोर्थ ऑल। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 163। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, सार्गासम, वॉलवॉक्स, जेलिडियम, लैमिनेरिया। तो सार्गासम ये क्या है, ये ब्राउन एल्गी, सार्गासम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। तो यहाँ पर क्या, पायरीफॉर्म गैमेट्स, पीयर शेप्ड पायरीफॉर्म। वॉलवॉक्स कैसा है, कॉलोनियल एल्गी, ग्रीन एल्गी। जेलिडियम क्या है, ये रेड एल्गी है, नॉन मोटाइल स्टेज यहाँ पर रेड एल्गी में ऑल टुगेदर एब्सेंट है, चाहे वो गैमेट्स हों, चाहे वो स्पोर्स हो या वेजिटेटिव स्टेज हो, मोटाइल स्टेज एब्सेंट होगी। लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी, तो यहाँ पर ए और सी मैचिंग सामने दी हुई है, ए इज़ फर्स्ट, बी इज़ सेकेंड, सी इज़ थर्ड एंड डी इज़ फोर्थ। 163 इज़ 1। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 164। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच आपको बताना है, ग्राउंड टिश्यू, मोनोकॉट स्टेम। तो ग्राउंड टिश्यू यहाँ पर कैसा है, कॉन्स्पिक्यूअस है और पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है। और इसी ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, पूरा वैस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड है, ये भी सही है। मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, मोनोकॉट रूट, तो यहाँ पर पॉलीआर कंडीशन है मोनोकॉट रूट में, ये भी सही है। और रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये रूट में प्रेजेंट होता है, लीफ में नहीं। और रूट चाहे वो डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, तो ये लीफ की वजह से ये गलत हो गया। इनकरेक्ट मैच पूछा था, फोर्थ 164। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 165। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है। तो करोनरी आर्टरी डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस सही है। और यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, फैटी टिश्यू का डिपोजिशन होगा और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा और फाइब्रस टिश्यू, जिसकी वजह से नैरोइंग होगी और करोनरी आर्टरीज जो हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड, वो अफेक्टेड होंगी। एंजाइना में एक्यूट चेस्ट पेन होगा, सही है। और हाई ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg, अगर इससे ज़्यादा मिल रहा है तब इसको हाई ब्लड प्रेशर लेबल करते हैं। और इसमें वाइटल ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, कैसे, कौन से, ब्रेन और किडनी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 166। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स क्या हैं, ये लार्ज वेसल्स हैं जहाँ पर प्रोसेसिंग की जाती है। दीज आर वेसल्स इन विच बायोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। तो करेक्ट आंसर बायोरिएक्टर्स के लिए ये होगा, दीज आर वेसल्स इन विच बायोलॉजिकली फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। ये क्यों इनकरेक्ट है, दीज आर वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू, फिर से रॉ मटेरियल दे दिया, रॉ मटेरियल किस में, प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो इस गलत हो गया। दीज आर वेसल्स इन विच केमिकल प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर रॉ मटेरियल। दीज आर वेसल्स इन विच बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर केमिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, तो दोनों जगह प्रोडक्ट्स, तो इस वजह से ये भी गलत। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 167। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम।
डायग्राम के लिए अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये क्या दिखा रहे हैं, स्प्लाइसिंग दिखा रहे हैं। स्प्लाइसिंग के साथ साथ कैपिंग और टेलिंग। इंट्रॉन्स को रिमूव किया गया है। स्प्लाइसिंग, कैपिंग कहाँ पर है, 5 प्राइम एंड पर। टेलिंग कहाँ पर है, 3 प्राइम एंड पर। कैपिंग में क्या करते हैं, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करते हैं और यहाँ पर पॉलीएडिनाइलेशन, और ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में किया जाता है। और ये किस में होगा, ये सारे प्रोसेसिंग किस में होती है, ये यूकैरियोटिक, क्योंकि वहाँ पर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है। प्रोकैरियोट्स में ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स। तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सही है। डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया, अभी बताया है, प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो इसलिए ये यहाँ पर गलत हो गया। डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ये भी गलत है, रेप्लिकेशन नहीं है यहाँ पर। और रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन। डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन, मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनेगी तो इसके आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर बोगनविलिया दिखाया गया और कुकरबिट्स, इनमें कंपैरिजन किसका करना है, ये टेंड्रिल्स हैं, यहाँ पे थॉर्न्स हैं, और ये दोनों किससे बनेंगे, ये एक्सिलरी बर्ड्स से, स्टेम के मॉडिफिकेशन हुए हैं। तो डायग्राम रिप्रेजेंट स्टेम मॉडिफिकेशन सही है, और चूंकि ये दोनों ही स्टेम के मॉडिफिकेशन है तो एनाटॉमी सेम होगी, स्ट्रक्चर सेम होगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शन हालांकि डिफरेंट है। और डायग्राम रिप्रेजेंट होमोलोगस क्या, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के लिए, कॉमन एंसेस्ट्री बताएगा। तो गलत यहाँ पर क्या हुआ, इनकरेक्ट पूछा गया है, थर्ड, एनालॉगस ऑर्गन। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 169। 169 में क्या है, विच टाइप ऑफ एंजाइम कैटेलाइज द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स। तो इनमें जो इंटर कन्वर्जन होगा, आपस में जो कन्वर्जन होगा, आइसोमर्स हैं, तो एंजाइम कौन सा होगा, आइसोमरेजेस। लाइगेजेस ज्वाइनिंग रिएक्शंस में, हाइड्रोलेजेस जो होंगे वो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस में। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। और एनिमल सेल में क्या एब्सेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये सारे ही एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड और ल्यूकोप्लास्ट जो होंगे ये वाइट। और ल्यूकोप्लास्ट फिर अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज प्रोडक्ट, ये एल्यूरोप्लास्ट अगर प्रोटीन स्टोर करते हैं, और एलायोप्लास्ट अगर ऑयल एंड फैट्स के लिए, और अमाइलोप्लास्ट फॉर स्टार्च। तो ये सारे किसके टाइप हैं, ल्यूकोप्लास्ट के। तो ये सारे ही एब्सेंट है एनिमल सेल में। 170 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ये मेरा पोर्शन था 136 to 170। नाउ फर्दर डिस्कशन विल बी कैरिड बाय माय फेलो पार्टनर विक्रम सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 4, जो कि 20 जून 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों ही पेपर हुआ था। और इस पेपर का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 101 से 170 तक की डिस्कशन हमारे सीनियर साथी साइलेंस और मनी सर ने किया है। थैंक यू मनी सर, साइलेंस सर, बेस्ट प्रश्न करने के लिए। बहुत सी बातें, बहुत सी बारीकियां वो लोग अपने सेशन में बता रहे हैं, आपको सीखना चाहिए। मैं भी सीख रहा हूं उनसे, तो आप तो सीखोगे ही। अब क्वेश्चन नंबर 171 से लेकर 200 तक की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 171 आपके सामने है, सेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवेंट इन मियोसिस 1। आपको पता था कि जब आप मियोसिस की बात करते हो, मियोसिस, तो इसमें एक आता है मियोसिस 1, ठीक, और फिर एक आता है मियोसिस 2, ठीक। और ये मियोसिस 2 जस्ट लाइक अ नॉर्मल माइटोसिस होता है। और जब मियोसिस 1 की आप बात करोगे
तो फिर इसमें आता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और जब आप इस प्रोफेज 1 को फर्दर इलाबोरेट करोगे, इसके सब स्टेज होते हैं 5। अगर आप प्रोफेज 1 की बात करें, प्रोफेज 1, तो इसका पहला स्टेज है वही लेप्टोडीन, ठीक, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये इनका सीक्वेंस है करेक्ट ऑर्डर होने का। इसका मतलब जो घटनाएं इन सब में होंगी वही इनका ऑर्डर निकल के आएगा। पहले लेप्टोटीन की घटनाएं होंगी, फिर जाइगोटीन की, फिर पैकेटीन की, फिर डिप्लोटीन की, फिर डाइकाइनेसिस की। अब इन चारों में देख लेते हैं कौन सी घटना कहाँ घटती है। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम लेप्टोटीन में होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में होता है, क्रॉसिंग और पैकेटीन में होता है, और डिसोल्यूशन सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में होता है। इसका मतलब ABCD यही करेक्ट ऑर्डर है, दैट इज आंसर फर्स्ट। इसको आपको समझना कुछ इस तरीके से था कि लेप्टोटीन जाइगोटीन ये जो सीक्वेंस में ये स्टेज आते हैं, इनमें होने वाला इवेंट भी इन्हीं सीक्वेंस में आएगा, दैट इज ABCD फर्स्ट आंसर। अब देखिए आपको पता है कि एक किसी भी सेल या किसी जीव की कोशिका का अपना एक सेल साइकिल का, एक सेल डिवीजन का टाइम होता है। अगर उतना टाइम प्रॉपरली उसको मिले तो वो डिवाइड करके सेल नई सेल बनाती है। लेट अस सपोज आप ह्यूमन की ले लो कि 24 आवर की टाइम ड्यूरेशन होती है, तो 1 से 2 सेल बन जाएगा, 2 से 4 बन जाएगा, नो डाउट। अब मान लीजिए अगर हम 23 घंटे की बात करें तो एक ही सेल रह जाएगा सर। ऐसे अगर आप ईस्ट की बात करें तो 90 मिनट होता है ईस्ट की सेल साइकिल का, ठीक। तो भाई जाहिर सी बात है अगर एक सेल है तो 1 से 2, 2 से 4 बनेंगे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 45 मिनट टाइम ड्यूरेशन ही हम अंडर कंसीडर कर रहे हैं, तो भाई आधा टाइम ड्यूरेशन कर रहे हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आधी कोशिका बनेगी, नहीं, पूरा टाइम चाहिए। तो जितनी कोशिका पहले थी 500, उतनी 500 कोशिका बनी रहेगी, दैट इज थर्ड आंसर। इसे आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से क्वेश्चन करना था कि जब पूरा टाइम ड्यूरेशन ही नहीं है तो फिर सेल डिवाइड करेगी नहीं, 500 कोशिका थी, 500 पहले भी रहेगी। अब देखिए आपको हमेशा ही बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर क्या डिफाइनिंग है, क्या कैरेक्टर। कैरेक्टर सब है, कैरेक्टर रिप्रोडक्शन भी है, कैरेक्टर ग्रोथ भी है, कैरेक्टर कॉन्शियस भी है, कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म भी है, कैरेक्टर सेल ऑर्गेनाइजेशन भी है। लेकिन इन पांचों में डिफाइनिंग जो है वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ नहीं है। तो अगर कैरेक्टर से मैच करेगा सब मैच करेगा, और डिफाइनिंग से रिप्रोडक्शन और ग्रोथ नहीं मैच करेगा। तो मैं कह रहा हूँ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सेल और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन रिप्रोडक्शन से डिफाइनिंग नहीं मैच करेगा, कैरेक्टर भले मैच कर जाए, ठीक। अब मेटाबॉलिज्म से कैरेक्टर भी मैच करेगा और डिफाइनिंग मैच करेगा। रिप्रोडक्शन देखो कैरेक्टर से मैच कर रहा है, दैट इज ABCD, दैट इज 4 सही है। थर्ड आंसर मैं फिर से कह रहा हूँ, कैरेक्टर सभी होते हैं लेकिन उनमें से केवल 3 ही डिफाइनिंग है। तो जब मैचिंग की बात आएगी तो कैरेक्टर्स, अगर सब जगह कैरेक्टर लिखा होता तो ये 5 मैच कर जाता। बात को समझिए, थर्ड आंसर। तो इतना आप समझ गए, कॉन्शियसनेस कैरेक्टर भी है और डिफाइनिंग भी है, सेल ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टर डिफाइन दोनों होगा, रिप्रोडक्शन कैरेक्टर है लेकिन डिफाइनिंग नहीं है, मेटाबॉलिज्म कैरेक्टर भी है डिफाइनिंग, और रिप्रोडक्शन कैरेक्टर है। ऐसे ही ग्रोथ भी कह सकते हैं कैरेक्टर है। तो ABDE दैट इज फोर्थ। और एक समस्या और कि ये कभी मत कहिएगा कि सर कभी भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। आपको ग्रोथ लिखा है तो आप जनरल ही बात करेंगे, तो ग्रोथ भी एक कैरेक्टर है, तो ग्रोथ तो कैरेक्टर होता ही है लेकिन डिफाइन नहीं है भाई। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो आपके यहाँ पे 4 सही थे, 4 हमारा यहाँ था थर्ड आंसर। अब देखिए ये सेंटेंस आपके सामने है, आपसे कहा गया था कि आपके एरोमेटिक एमिनो एसिड जो होते हैं उनमें एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, एरोमेटिक रिंग होती हैं, और जिसके एग्जाम्पल आप पहले से पढ़ते आ रहे हो सर जी। एक होता है टायरोसिन, और एक होता है ट्रिप्टोफैन, और एक होता है थ्रियोनीन, ठीक। ये 3 हो गए, इसका मतलब ये तो सही है। अब सल्फर कंटेनिंग एमिनो सिस्टीन और मिथ्योनिन होते हैं, ये भी सही है। आप ज़माने से पढ़ते आ रहे हो सर कि जो ग्लाइसिन होता है वो स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट और ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि COOH H और R, और एक होगा ये NH2। अगर R ग्रुप वेरिएबल हो तो सभी के सभी एमिनो एसिड जो होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि ये कायल कार्बन की तरह बिहेव करेगा। अगर जो ग्लाइसिन में जो R होता है वो H होता है तो ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो ये नॉन कायल हो जाता है। ऑप्टिकली केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, ये सवाल आता भी है, ठीक है। तो भाई ग्लाइसिन तो भैया एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है एमिनो एसिड का, तो ये गलत हो गया, दैट इज थर्ड आंसर। और लेसिथिन चूंकि फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल है,
जो कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, फास्फोरस एटम तो इसके स्ट्रक्चर में होगा ही। दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए मैंगो और फ्रूट ये दोनों ही जो होते हैं ड्रूप प्रकार के फ्रूट हैं। अब ड्रूप में खास बात होती है कि इनका जो होता है हार्ड स्टोनी एंडोकार्प होता है। क्या होता है? हार्ड स्टोनी एंडोकार्प होता है। ठीक, ये खास बात होती है ड्रूप फ्रूट की। लेकिन एडिबल पार्ट जो होता है वेरिएबल करता है। अगर आप एडिबल की बात करें मैंगो में तो यहाँ पे तो मीजोकार्प है। ठीक, और जो नारियल, आपको पता है नारियल में हम पानी पीते हैं या सफ़ेद वाला गूदा खाते हैं। सफ़ेद वाला गूदा होता है तो ठोस ठोस होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। और जो पानी पीते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मतलब कि एंडोस्पर्म एडिबल है। तो भाई एंडोकार्प तो एडिबल दोनों में नहीं, गलत है कि मीजोकार्प है, एक में एंडोस्पर्म है, दोनों फ्रूट ग्रुप हैं। और मीजोकार्प इन कोकोनट फाइबरस होता है, जो नारियल की जटा आप देखते हो जिससे रस्सी बनती है। मैंगो फ्लैसी होता है गूदा। और आपको पता है कि जो ड्रूप फ्रूट है ये मोनोकार्पेली ओवरी से डेवलप होता है। ये सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, और फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ हमारा आंसर सेकेंड। ये डायग्राम तो आप देख के ही पहचान गए कि भाई साहब ये तो पीसीआर का डायग्राम है। और पीसीआर में 3 स्टेप थे। ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है ये है डीनेचुरेशन, दूसरा अनिलिंग, और तीसरा यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सटेंशन। और ये जो था ये 30 साइकिल में 1 बिलियन कॉपी बन जाती है। इतनी बातें आपको बताई गई हैं। लेकिन कमाल की बात है ये सब के सब अलग अलग टेम्परेचर पर होने वाले प्रोसेस हैं। ये 94 से 98 डिग्री सेल्सियस, ये 55 से 72 और ये 70 से 75 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इतने हाई टेम्परेचर पर इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन करने के लिए हम एक प्रकार का टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मल पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि टेम्परेचर हाई है। और ये निकाला गया थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दवाई। तो पहला एक्सटेंशन नहीं है तो गलत हो गया। और बी वाला आपका अनिलिंग है, ये भी गलत। सी वाला एक्सटेंशन है, ये भी गलत। इसका मतलब इन 3-4 में कोई सही नहीं है। दैट इज नन। फोर्थ आंसर। आपको पता था कि जब आप जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हो, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक, तो इसके 2 एग्जाम्पल सबसे टाइप आपको बताए गए। एक तो भाई मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक, और एक हो गया आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये तो आप जान गए। ठीक, मेंडेलियन डिसऑर्डर में किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर फिनोटाइप के लिए कोई जीन डिस्टर्ब होती है, दैट इज जीन अल्टर होती है, जो कि कैरेक्टर डिसाइड करती है। और क्रोमोसोमल में क्रोमोसोम का नंबर घटता बढ़ता दोनों है। सेट में बढ़े, सेट में भी घट सकता है, 1-2 भी घट बढ़ सकता है। डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, हाइपर ये उसके एग्जाम्पल हैं। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में तो आप जानते ही हो कि भाई ये तो डोमिनेंट भी हो सकते हैं जैसे माइटोडिस्ट्रॉफी, ये रेसेसिव हो सकते हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये ऑटोसोमल हो सकते हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो भाई डोमिनेंट रिसेसिव हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में अब देखिए थैलेसीमिया किसी को हो गया तो क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहा। हीमोफीलिया किसी को हो गया तो भी क्रोमोसोम 46, मतलब क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज होता, केवल उस क्रोमोसोम में पाए जाने वाला कोई एक जीन डिस्टर्ब होता है। ये सही है। और ये अल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन, ये सही है भाई। तो A, B, C, D ये चारों सही है। दैट इज ऑल फर्स्ट आंसर। आपको जब केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ाया गया बच्चों, तो जो पहली लाइन और पहला पैराग्राफ ने क्या पढ़ा था कि हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, जो कि बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हमारी बॉडी में निकलते हैं, ट्रेस अमाउंट में। और एक बेटर और हाई लेवल का, बहुत ही इलाबोरेट, बेहतर टाइप का फिजियोलॉजिकल रिस्पांस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है कि हार्मोनल बीमारियां कितनी ज़्यादा होती हैं, उनकी बॉडी की ग्रोथ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो ट्रेस अमाउंट में निकलने वाले केमिकल होते हैं जो कि नॉन न्यूट्रिएंट, कोई भी हार्मोन हो, इसका मतलब ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, ये कभी न्यूट्रिएंट केमिकल नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको नहीं मालूम था कि एक्रोमेगैली किसकी वजह से होता है, लेकिन इतना तो आप जानते थे कि हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। हाइपर, आपको पता ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन ड्वार्फिज्म होता है, हाइट छोटी रह जाती है, ग्रोथ कम रह जाता है, और हाइपर सिक्रेशन से एक्रोमेगैली होता है। दैट इज थर्ड आंसर। ये करेक्ट मैच। अब देखिए आपको मालूम है कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन में
जो पीजीआर थे आपने पढ़े थे, उनके साइंटिस्ट अलग अलग हैं, हर साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उसी बात पर कि ग्रोथ प्रोमोटिंग सेल डिवीजन एक्टिविटी करने वाला एक केमिकल था काइनेटिन, जो कि बाद में साइटोकाइनिन की तरह पहचाना गया। तो मिलर एट ऑल नाम के एक साइंटिस्ट थे 1955 में, जिन्होंने क्रिस्टलाइज किया था साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिविटी काइनेटिन, जो कि साइटोकाइनिन का टाइप है। दैट इज मिलर एट ऑल, थर्ड आंसर। लैमार्क को तो आप जानते हैं इवोल्यूशन में रोल है। फ्रांसिस डार्विन, जो कि चार्ल्स डार्विन के साइंटिस्ट थे, ये ऑक्सीजन की डिस्कवरी से संबंधित हैं। और एच.एस. कजिन तो आपको पता ही किससे, ये इथाइलिन की डिस्कवरी से संबंधित हैं। दैट इज थर्ड आंसर। आपको इतना तो देख के अंदाजा लग ही जाता है कि थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, ठीक। पैनक्रियास से क्या निकलता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, और एक हार्मोन और निकलता है सोमैटोस्टैटिन, ठीक, जो कि बुक में नहीं दिया, अलग बात है। और पैराथायराइड से पीटीएच, ठीक। अब देखिए एक और 3 हार्मोन, लेकिन पिट्यूटरी से तो आप जानते हैं सीटीएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, एमएसएच, एफएसएच, एलएच, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, इतने हार्मोन निकलते हैं। तो इन सब में सबसे ज़्यादा हार्मोन तो पिट्यूटरी से ही निकल रहा है, दैट इज़ 4। और यही क्वेश्चन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन, अमाउंट नहीं पूछा गया, माइंडेड हो सकता है हमारी बॉडी के लिए कौन सा हार्मोन की मात्रा सबसे अधिक रिक्वायर्ड है, वो एक अलग बात है। यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन पूछा गया है, दैट इज़ 4th आंसर। अब देखिए, ये आपके इस साल 2024 का क्वेश्चन था कि बूली फॉर्म सेल मिनिमाइज करती है वाटर लॉस कैसे, क्योंकि पत्ती को इन्वर्ट कर्ल करती है। वहाँ एक लाइन में क्वेश्चन पूछा था, और ये हमने देखिए ऐसा नहीं बना के पूछा है। कुछ नहीं, आपको पता है कि जैसे एक पत्ती है, ठीक, और पत्ती है, सरफेस आपका एक्सपोज है, और यहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा, पानी निकलेगा। अब अगर हम पत्ती को ऐसे थोड़ा कर्ल कर दें तो सरफेस एरिया घट जाने से इवापोरेशन घट जाएगा, तो पानी कंजर्व रहेगा, मिनिमाइज होगा वाटर लॉस, क्योंकि ट्रांसपिरेशन एक प्रकार का वाटर लॉस करता है शरीर, मतलब प्लांट से, ठीक। तो इसका मतलब कि अब क्या करता है वूलीफॉर्म सेल, जब टर्जिड होता है, ठीक है, पानी इसमें भरता, खाली इम्पटी कलरलेस सेल होती हैं, तो ये पत्ती को एक्सपोज कर देता है। और जैसे इस वाटर स्ट्रेस कंडीशन आती है, फ्लैसिड होती है वूलीफॉर्म सेल, तो पत्ती को इन्वर्ट कर्ल कर लेती है। इसका मतलब वूलीफॉर्म सेल वाटर लॉस के प्रिवेंट में हेल्प करती है, बिल्कुल सही है। अब कैसे करती है, क्योंकि इवापोरेशन इफिशिएंटली तभी होगा जब बड़ा सरफेस एरिया होगा, और सरफेस एरिया घटाने का काम करता है। देन वूलीफॉर्म सेल आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर, क्योंकि सरफेस एरिया घटा देता है, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, 4th आंसर। ये इस साल का क्वेश्चन है कि वूलीफॉर्म सेल मिनिमाइज वाटरलेस क्यों, इनवर्ड कर्ल करके, 4th आंसर। अब देखिए मियोसिस, अभी मैंने बताया, आपको पता है कि मियोसिस की जब आप बात करते हो तो एक हो गया मियोसिस 1 और एक हो गया मियोसिस 2। अब मियोसिस इनका जब एक होता है तो बनता है डियाड ऑफ सेल। क्या बनता है, डियाड ऑफ सेल। और इस एक जब 2 सेल बन गए तो ये जाएंगे मियोसिस 2 में, जस्ट लाइक माइटोसिस 1 से 2, यही 4 सेल बनते हैं। इसका मतलब मियोसिस 2 के एंड में 2 सेल नहीं बनेंगे सर जी, ये तो 4 सेल बनेंगे, ये तो गलत हो गया। और एक कॉम्प्लेक्स, अभी मैंने बताया कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के जाइगोटिन सब स्टेज में क्या बनता है, जाइगोटिन में सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यही सेंटेंस सही है। और क्याजमेटा का शेप तो आप जमाने से जानते हैं भाई एक शेप्ड होता है, ये सेंटेंस गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की डाइवर्सिटी होती है, यहाँ पौधों की जातियाँ जंगल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसे लंग ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि 20% ऑक्सीजन दुनिया का यहीं से आता है। लेकिन यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा, क्यों ज़्यादा है, ये आंकड़े बताते हैं। कैसे आंकड़े बताते हैं सर, ये 427 जो है ये एम्फीबिया का डेटा है, और यही आपके मैमल का भी डेटा है। किसका डेटा, मैमल का। और 1300 ये बर्ड्स का डेटा है, और 378 ये रेप्टाइल्स का डेटा, 3000 फिशेस का डेटा है, और 40,000 प्लांट्स का डेटा है, 1,25,000 आपके इनवर्टिब्रेट्स का डेटा दिया हुआ। बताइए इतना हाई लेवल की डाइवर्सिटी, आपसे क्वेश्चन में रेप्टाइल्स का डेटा पूछा गया, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए कहते हैं कि एक ऐसी स्पीशीज जिसका कंट्रीब्यूशन वाली बहुत बड़ी कम्युनिटी है,
नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, उसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उसका जो वर्किंग आपका इम्पैक्ट है रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी पर वो बहुत ज़्यादा है, सर्वाइवल के लिए, सभी के लिए। तो इसका जिसकी संख्या कम हो और जिसका इम्पैक्ट मतलब उसके बिहेवियर का ज़्यादा पड़े, जैसे एक ज़िले पर अगर मान लीजिए एक ज़िले पे कोई एक दुकानदार है, एक आम आदमी है, तो एक दुकानदार से जितने लोग जुड़े होंगे उतने प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक ज़िले का जो कलेक्टर होता है उसका एक ऑर्डर पूरे ज़िले के लोगों पे अप्लीकेबल होता है, और एक राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, तो ये होते हैं के स्टोन जिनका कंट्रीब्यूशन मास कंट्रीब्यूशन कम होता है लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो क्या लिखा है, द स्पीसीज ऑफ द प्लांट दैट प्ले वाइटल रोल कंट्रोलिंग द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ अदर इन कम्युनिटी इज कॉल्ड के स्टोन स्पीसीज, दैट इज फोर्थ आंसर। और एलियन और एक्जोटिक का मतलब एक ही है, जो बाहर से, मतलब ऐसा कोई बाहर से स्पीसीज आ जाए किसी दूसरे हैबिटेट में, मतलब इनके इंसेस्टर यहाँ नहीं थे, तो ये एलियन या एक्जोटिक होती है। और एंडेमिक का मतलब है सपोज ये कोई हैबिटेट है, कोई स्पीसीज एक्स है, वो यहीं पाई जाती है और कहीं नहीं और पाई जाती है। कंगारू किसके लिए एंडेमिक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो कहीं और नहीं पाया जाता नेचुरली, ठीक। दैट इज ये आपका एंडेमिक हो गया, एक पार्टिकुलर प्लेस से पाया जाए कहीं और ना पाया जाए, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए अभी मैंने बताया सपोज दैट आपको मालूम था कि ये आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, और जब आपका एनाफेज 1 आता है, मियोसिस 1 के एनाफेज, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम आपके सेपरेट होते हैं, ठीक, जो कि अलग अलग सेल में चले जाते हैं, ठीक, ये ऐसे चला जाता है और यही सेल आपकी डियाड ऑफ सेल है। अब देखिए इनमें जब एनाफेज 2 आएगा तो ये ऐसे टूटेगा और ये एक एक क्रोमोसोम बन जाएंगे आपके हैप्लॉइड, एक सेल ये बन जाएगा और एक सेल ये बन जाएगा, स्प्लिटिंग। इसका मतलब इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपके मियोसिस में एनाफेज 2 में आपका किसका स्प्लिटिंग हुआ, सेंट्रोमियर का, और माइटोसिस में तो आप जानते ही हैं कि आपका एनाफेज में स्प्लिटिंग होती है। तो आपसे रेस्पेक्टिवली पूछा गया है कि माइटोसिस एंड मियोसिस में कहाँ होती स्प्लिटिंग, तो पहले तो आप एनाफेज ढूंढ लो। देखो एक ही ऑप्शन है, आपको ढूंढना भी नहीं था, केवल एक ही ऑप्शन है रेस्पेक्टिवली, एनाफेज और एनाफेज 2, दैट इज फोर्थ आंसर। तो माइटोसिस के एनाफेज में होता है तो वह सही है, लेकिन सर मियोसिस में कंफ्यूजन हुई कि मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में स्प्लिटिंग होती है कि एनाफेज 2 में होती है, फोर्थ आंसर। अब देखिए कहते हैं कि जब ह्यूमन इवोल्यूशन जो आपके बुक में दिया गया है उसमें एक ह्यूमन का क्रिएचर है, थे मॉडर्न मैन, होमो सैपियंस निएंडरथेंसिस, जिसे आप निएंडरथल मैन के नाम से, उसके कुछ कैरेक्टर दिखा गया था। उन्होंने कहा था कि ये एशिया के आसपास पाया जाता है, 1 लाख से 40,000 साल पहले इनका डेटा है कि हाँ ये पाए गए थे, ठीक। इनकी खास बात ये थी कि ये मुर्दों को जमीन में गाड़ते थे, आत्मा की अमरता विश्वास रखते थे और जानवरों की खाल को अपने सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक। तो 14 सीसी इनका कैलन कैपेसिटी था, ये बात सही है। तो ये निएंडरथल मैन का कैरेक्टर दिया हुआ है, दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए जब आपसे बताया गया था इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, तो एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड, ठीक। इन्नेट इम्यूनिटी जब बच्चा जन्म लेता है तो ये सिंस बर्थ होती है, और एक्वायर्ड होती है पैथोजन मेडिएटेड, मतलब पैथोजन के इन्फेक्शन से या आप वैक्सीनेशन के माध्यम से जो देते हो वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक। तो ये जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सब के सब इन्नेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल हैं। इनमें 4 प्रकार, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। अब देख लेते हैं, साइटोकाइन बैरियर जो होता है वो इंटरफेरॉन सिक्रीट करता है। एक मालिय सेल है जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया, अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन सिक्रीट करती है ताकि, ठीक है, ये एंटीवायरल होता है, ठीक है, ताकि दूसरी सेल को ये प्रोटेक्ट कर सके, ठीक। तो भाई ये ए सेकेंड हो गया। सेलुलर बैरियर आपको पता है मैक्रोफेज होती हैं हमारे शरीर की, और जितनी भी फैगोसिटिक सेल होती है वो आती है सेलुलर बैरियर। न्यूट्रोफिल हो गया, मैक्रोफेज हो गया, दैट इज बी थर्ड। तो भाई ए सेकेंड ये गया और बी थर्ड। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, टीयर एंड सलाइवा आपको पता ही है, दैट इज सी फोर्थ। और फिजिकल बैरियर में म्यूकस कोटिंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, स्किन हो गया, दैट इज डी फर्स्ट आंसर। तो भाई देखो ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ और डी फर्स्ट आंसर। अब देखिए जैसे सपोज दैट ये एक सेल है, ठीक, और हर सेल पे कोई रिसेप्टर्स होते हैं, एक सेल ये है, ठीक, और ये रहा आपका न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम रहेगा, ये आपको पता है। जो हार्मोन होता है उसके काम करने के 2 तरीके हैं, ठीक। ये ऐसे गया मेम्ब्रेन पर, यहाँ पर इसका रिसेप्टर होता है,
ठीक है, रिसेप्टर, और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ बनता है, फिर ये अपना ये मैसेज छोड़ता है, और यहाँ पे कोई एक्स सेकेंडरी मैसेंजर जाता है सेल के अंदर, तो वो अपना इफेक्ट शो करता है। दूसरे प्रकार के ये हार्मोन होते हैं जो सीधा सेल के अंदर इंटर करते हैं, और इनके रिसेप्टर या तो इस कोशिका इस न्यूक्लियस के अंदर होंगे या तो इस सेल के अंदर होंगे, मतलब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ भी बनेगा, ठीक है, और ये डायरेक्ट इंटर करता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं। तो इस श्रेणी के जो हार्मोन हैं वो हैं स्टेरॉयड टाइप के, ठीक, और आइडोथायरोनिन, ठीक है, जैसे थायरॉक्सिन वगैरह। अब बाकी सारे हार्मोन इस तरह से काम करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, विच हार्मोन इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये इसी कैटेगरी वाला है, मतलब स्टेरॉयड और आइडोथायरोनिन को छोड़कर जितने भी हार्मोन होंगे सब आपको निकल के आएंगे, और ये तो आपको पता है कि सब ये इसी श्रेणी में है, ये सब के सब पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन हैं। दैट इज ऑल, फोर्थ आंसर। अब देखिए सेटक टोड स्टूल, आपको पता है जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें टोड स्टूल का जिक्र आया था, इसी को आप कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हो, और ये फंजाई होता है। और फंजाई तो आपको पता है भाई ये मल्टीसेलुलर हो गया, क्योंकि केवल ईस्ट ही यूनिसेलुलर है। फंजाई है तो जाहिर सी बात है ये यूकैरियोट्स है, और फंजाई है तो कभी ऑटोट्रॉफिक होगा नहीं, तो ये हो जाएगा हेटेरोट्रॉफिक। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, यूनिसेलुलर नहीं होगा, यूकैरियोट्स, दैट इज थर्ड ऑप्शन। अब देखिए सी एनिमोन की बात के सीलोमेट से नहीं मैच करेगा। सीलोमेट कहाँ से स्टार्ट हुआ, एनिलिडा से। करैत की अगर आप बात करो तो इसका साइंटिफिक नेम होता है बंगैरस, और एक प्रकार का स्नैक है, तो स्नैक है, 3 चैम्बर्ड हर्ड मैच करेगा। और रेप्टाइल का किंग क्रैब का दूसरा नाम आपको पता है, ये होता है लिमुलस, और लिमुलस चूंकि आर्थ्रोपोडा है तो भाई ये डिप्लो नहीं होगा, ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये गलत हो गया। अब देखिए होम्योथर्मस केवल एप्स बर्ड्स होते हैं और मैमल होते हैं, तो ये साइकोग्लासस कभी नहीं होगा, दिस आंसर सेकेंड। अब देखिए ये भाई साहब जो घूम रहे हैं, ठीक है, हालांकि मुझे डरने की जरूरत है कहीं हम ही को निपटा दे, हालांकि निपटाएगा नहीं क्योंकि मैंने इसको बेहोश करके बिठाया हुआ अपने मार्कर, मतलब पेपर में भी और अपने इस बोर्ड पे भी, ये कुछ करेगा नहीं मुझे, ठीक है, तो बेहोशी रहे तभी ठीक है। अब देखिए ये क्या है भाई, ये क्रोकोडाइल है, ठीक है। क्रोकोडाइल के बारे में आपको पता है, पहली ये क्वेश्चन पूछा गया बिलोंग्स टू, मतलब किस टेक्सोनॉमी कैटेगरी, भाई इसका फाइलम क्या है, कार्डेटा, इसका सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा, इसका सुपर क्लास क्या है, टेट्रापोडा, और इसका क्लास क्या है, रेप्टाइल। तो इतने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कैसे मैच करता है। नहीं साइनिडा नहीं होगा, कार्डेटा मिल गया हमको, एक होगा नहीं, मोलस्का होगा नहीं। हो सकता हो इस पेपर में आपको फाइलम कार्डेटा से बिलोंग कराया हूँ, हो सकता है भविष्य में कोई पेपर दूँ, क्योंकि पेपर बनाने वाला मैं ही हूँ, आपको इन तीनों में से कोई कैटेगरी दे करके मैच करा सकता हूँ कि भाई ये किस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि ताल्लुक तो इनका इन चारों से है, ध्यान रखिएगा, ठीक। दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए आपको मालूम था कि अगर आप पत्ती की बात करें, डाइकॉट लीफ की, बन जा भाई, बना लेता हूँ, देखा आज हम प्रैक्टिस करके आए थे, पत्ती बना लिए बढ़िया, ठीक ठीक, ये हो गया। अब देखिए डाइकॉट लीफ में क्या खास बात है कि नीचे वाले सरफेस को बोलते हैं एबैक्सियल, ठीक, ऊपर वाले को बोलते हैं एडैक्सियल, ठीक, एडैक्सियल ऊपर वाला, नीचे वाला नीचे क्या होता है, स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू अपर, मोर स्टोमेटा होंगे, ऊपर स्टोमेटा या तो होंगे नहीं या तो कम होंगे। कुल मिला के एबैक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा रहेगा, इतना ये डेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो ये तो कह रहे हैं कि एबैक्सियल स्टोमेटा ही नहीं होता, तो ये सेंटेंस तो पहले गलत हो गया। और आपको पता है कि जो ये वेन्स जा रही होती है ना, वेन्स की फाइन थ्रेडिंग, इसी इनकी साइज़ पे डिपेंड करता है वेस्कुलर बंडल की साइज़ क्या होगी। ये सही है, आपकी बुक की लाइन थी, ये सही है, दूसरा गलत है, सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए आपको पता है कि स्मोकिंग करने से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है, ये तो जनरल टर्म है, ये तो सबको पता है। लेकिन कुछ और भी बीमारियां, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में क्रिएट होते हैं, उनमें एग्जाम्पल गैस्ट्रिक अल्सर, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ब्रोंकाइटिस, ये आपकी बुक में दिया है, ये तीनों सही है, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए आपको पता है कि CO2 जो है आपका एरोबिक प्रोसेस में भी निकलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी निकलता है। और एनएरोबिक का एग्जाम्पल फर्मेंटेशन होता है, और ये सब के सब प्रोसेस फर्मेंटेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन के हैं, तो इन सब में निकलेगा। ये तो आप जानते ही ब्रेड बनाने वाला प्रोसेस है, ये आपको पता है कि ये अल्कोहल बनाने वाला प्रोसेस है, और चीज़ मेकिंग भी एक प्रकार का फर्मेंटेशन है,
दैट इज ऑल आंसर। अब देखिए एन टी बराबर एन नॉट है। मान लीजिए अगर आप कोई टाइम ड्यूरेशन लें तो टी टाइम एट टी टाइम 0 पर जो ग्रोथ रेट है दैट इज मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है या ग्रोथ जो भी हो, तो ये एन नॉट है। टी टाइम पर अगर लेंगे तो एन टी है, और ये जो ई है ना ये बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, इसकी वैल्यू 2.718 होती है। थर्ड आंसर, ठीक। और आर तो आप जानते हैं सर, बी माइनस डी ये बर्थ रेट, ये डेथ रेट। अब देखिए लिम्बिक सिस्टम आपकी बुक में जहां आपका फोरब्रेन के पार्ट दिए गए हैं उनमें अलग अलग फंक्शन है। हाइपोथैलेमस का प्यास है, खाना है, सैटिस्फैक्टरी सेंटर है, टेम्परेचर रेगुलेशन है। उसी प्रकार से एक लिम्बिक सिस्टम दिया हुआ है, उसका सेक्सुअल बिहेवियर में रोल है। ये भी फर्स्ट। मेडुला ऑब्लांगेटा बॉडी की सारी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, जिसमें कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स है, रेस्पिरेशन है, विसरल ऑर्गन की मूवमेंट्स है, तो दैट इज बी सेकेंड। और पोन्स आपको पता हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट है, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, तो ये इससे मैच करेगा। और न्यूरो सेक्रेटरी सेल जो होती है हाइपोथैलेमस में पाई जाती हैं, और एक प्रकार का ये हार्मोन न्यूरोपेप्टाइड सिक्रीट करती हैं, जो आपकी बुक में ऑक्सीटोसिन और एडीएस के नाम से हैं। फिर ये जाकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर होगा और बॉडी के नीड के हिसाब से वहाँ से रिलीज होगा, और दैट इज डी फोर्थ। तो ए फर्स्ट सेकेंड तो हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये रहा सेकेंड आंसर। तो फिर समझिए लिम्बिक सिस्टम आपका सेक्सुअल बिहेवियर ए फर्स्ट सही है, और मेडुला ऑब्लांगेटा बॉडी की इन्वॉल्यूंटरी एक्टिविटी करेगा बी सेकेंड, और पोन्स रीजन ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है सी थर्ड, और न्यूरो सेक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस डी फोर्थ सेकेंड आंसर। अब देखिए आपको पता है कि हमारे शरीर में 2 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन कुछ अलग अलग टाइप के बोन होते हैं जिनके अपने स्पेसिफिक नंबर होते हैं। उनमें फेशियल बोन का नंबर 14 है, ईयर ऑस्किल 2 कान है, एक में 3 दैट इज 6, और रिफ्स आपको पता है ये 12 पेयर होती हैं, जिसमें आप पढ़ते थे 7 3 2 ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग, तो 12 दूनी 24 होता है। इतनी गणित मुझे आती है सी थर्ड। और हाइवाइड बोन जो होता है ये आपको पता है डी फर्स्ट। तो भाई देखो ए सेकेंड हो गया, बी फर्स्ट, सी थर्ड और डी फोर्थ फर्स्ट आंसर। फिर से देखते हैं, फेशियल बोन 14, ए सेकेंड, ईयर ऑस्किल एक कान में 3 दूसरे में 3 6, बी फर्स्ट, और रिफ्स 12 पेयर या 24 कह सकते हैं सी थर्ड, और हाइवाइड बोन का नंबर 1 होता है डी फोर्थ फर्स्ट आंसर। अब देखिए आपको जब पढ़ेंगे आप स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें बताएगा कि इंटरकैरेटिस होता है हार्ट में पाया जाता है, और इसी इंटरकैरेटिस का काम होता है पूरे हार्ट में प्रॉपर नर्वस सिस्टम के स्टिमुलस को सर्कुलेट करना, ताकि पूरा हार्ट प्रॉपरली एक साथ स्टिमुलस ग्रहण करे और उसका काम करे, दैट इज ए थर्ड। और स्मूथ मसल जो होती है वो स्टमक में या इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं, मतलब विसल आर्गन में पाई जाती है। और गॉबलेट सेल जो होती है म्यूकस सिक्रीटिंग होती है, म्यूकस सिक्रीटिंग होती है, ठीक है। और एक प्रकार की ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है। तो गॉबलेट से यूनिसेलुलर ग्लैंड है सी फर्स्ट। और स्केलेटल मसल बाइसेप्स का एग्जांपल है, ये वॉलंटरी मसल होती है, स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होती है, हर्ट भी इनवॉलंटरी होता है। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि इंटरकैरेटिस हर्ट हो गए ए थर्ड, स्मूथ मसल स्टमक, और गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर ग्लैंड सी फर्स्ट, और स्केलेटल मसल बी फोर्थ। तो भाई यहाँ पे आ गया ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट, डी सेकेंड। स्केलेटल मसल आपका ये रहा डी। अब देखिए ए थर्ड बी सेकेंड, देखिए हम ही से गलती होगा। देखिए मैं आज आप लोग के सामने देखिए मैं इतना प्रैक्टिस करके आया, लेकिन हम ही से गलत हो गया। इसलिए बच्चों हमेशा सबसे ज़्यादा महत्व रखता है कि आपने इसको किया, लेकिन उससे अधिक महत्व अपने ऑप्शन को ठीक से पकड़ना। मैं कह रहा हूँ इंटरकैरेटिस ए थर्ड, स्मूथ मसल्स स्टमक बी सेकेंड, और गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर ग्लैंड सी फर्स्ट, स्केलेटल मसल डी फोर्थ। अब देखिए सबसे पहले आपका आ गया ए थर्ड, ये गए मैदान से बाहर। फिर उसके बाद आपका बी सेकेंड है, फिर सी फर्स्ट है और डी फोर्थ है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए जितना स्केलेटल सिस्टम का जो आपका चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पूरे चैप्टर को अगर कंपेयर करें, टाइप ऑफ स्केलेटल सब्सटेंस और टाइप ऑफ जो उनका वेस्टेज या स्केलेटल आर्गन कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है प्लेटीहेल्मिन्थीन में पाया जाता है ए सेकेंड, ठीक है, ए फोर्थ नहीं होगा। और ग्रीन ग्लैंड का ही दूसरा नाम एंटीनल ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि प्रॉन या क्रस्टेशिया में पाया जाता है बी फर्स्ट। और नेफ्रिडिया तो इंडिया में पाया जाता है, आपको पता है ये सी थर्ड। और मेल्पिगियन टिबुल इंसेक्ट या काकरोच भी हो सकता था यहाँ पे ऑप्शन, दैट इज डी फोर्थ आंसर। तो भाई देखिए ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आपको पता है कि जब आप ब्लड ग्रुप की बात करते हो, ब्लड ग्रुप,
तो ब्लड ग्रुप के कंट्रोल करने वाली जीन होती है रेगुलर आई, और इसके 3 एलील होते हैं ए बी ओ, आई बी ओ। अब ब्लड ग्रुप तो सबसे पहला एग्जांपल मल्टीपलिज्म का हो गया, तो जब आई ए आई ओ का कॉम्बिनेशन बनता है सर जी तो ए ब्लड ग्रुप होता है। ये क्यों? क्योंकि ए एलील जो होता है आई ए आई ओ पे डोमिनेंट होता है, मतलब कि ये डोमिनेंस का एग्जांपल शो कर रहा है। और जैसे आई ओ आई बी आप शो करते हो तो ये बी ब्लड ग्रुप यहाँ भी डोमिनेंट, लेकिन सर जब आप आई ए आई बी करते हो ना तो ये ए बी ब्लड ग्रुप आता है, ये को डोमिनेंस शो करता है। तो इसका मतलब आई होगा तो ए ब्लड ग्रुप, ए सेकेंड, ए फर्स्ट गया, ए फोर्थ गया, ये आंसर। अब देखिए आई ओ ब्लड ग्रुप दैट इज बी थर्ड, बी ओ करेंगे बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप डी फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट आंसर। फिर से देखते हैं, अगर आई ए करेंगे या आई ए ओ भी होता तो भी ए ब्लड ग्रुप होता, ए सेकेंड, फिर ओ करेंगे तो ओ ब्लड ग्रुप बी थर्ड, बी ओ करेंगे बी ब्लड ग्रुप सी फोर्थ, ए ब्लड ग्रुप डी फर्स्ट है, दैट इज फर्स्ट आंसर। बच्चों ये हमारा सेशन यहीं से खत्म हुआ। हमारे सीनियर साथियों ने आपको बहुत अच्छे से डिस्कशन कराया पेपर का। थैंक यू मनीष सर, शैलेंद्र सर, मैंने भी आई होप कुछ ना कुछ कराया होगा। पेपर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और टेस्ट जिस दिन पूरा हो 24 घंटे में अपने इस पेपर को पूरा करने का लक्ष्य बनाइए। नीट टॉपिक टेस्ट आपके चल रहे हैं, अभी जल्दी 1-2 महीने में बायो टॉपिक भी शुरू हो जाएगा आपकी तैयारी को बेहतर कराने के लिए, ठीक है। और ये सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट चाहते हैं हम लोग हमारी टीम से, हमारी न्यूलाइट टीम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।